भाग 141। इनको पता नहीं क्या हो गया है। रसोई में आते ही प्रणति ने खुद में कहा। सच में उसे अवयुक्त का इस तरह से उसके लिए परेशान होकर आवाज देना बेहद ही अजीब सा लग रहा था। वो उसके लिए कॉफी बनाने लगी। नौकर जो वहां खड़े थे वो उसकी मदद के लिए आए। मैडम क्या चाहिए? कॉफी। और आप लोग हमें प्रणति बुलाइए, उसने झिझकते हुए कहा। उसे इन सब की आदत नहीं थी, वो सब उम्र में उससे बहुत बड़े थे, बिना वजह उनका उसे मैडम कहना उसे असहज कर गया। घर में सबको भी अवयुक्त का इस तरह प्रणति को ना देखते ही परेशान होना नजर आया। वो किसी के लिए मैं नहीं सोचने वाला इंसान था, इसलिए कुछ अलग लगा। बस इसी बात का एहसास होगा तो जरूर वो लड़की फायदा उठाएगी। यशवर्धन जी कुछ सोचते हुए खुद में बोले। प्रणति का रवैया उनको खास पसंद नहीं था। वो जिस तरह की जवाब देने वाली लड़की थी वैसे साथी की चाहत नहीं थी उनको अपने बेटे के लिए। अवयुक्त ऐसा था तो कोई शांत लड़की चाहते थे जो सब सुझाने की कोशिश करे। अवयुक्त खुद भी कमरे में आ गया। वो सच में उसे ना देखकर घबराया, उसे लग रहा था वो अपने घर चली गई। तभी वो उसे तलाशता हुआ नीचे तक चला गया। जब वो नजर आए तब दिल को जैसे सुकून सा आ गया। क्यों ऐसे चिल्लाया मैं? वो हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, उसने खुद में ही कहा। उसे खुद को नहीं समझ आया था उसके लिए परेशान हो जाना। प्रणति थोड़ी ही देर में कमरे में आई। काउच पर बैठे अवयुक्त के सामने कप रखकर सीधी हुई। अवयुक्त ने जांचती सी नजर उस पर डाली। प्रणति ने खास कुछ नहीं कहा। तुम कहीं गई थी? हाँ, इंटरव्यू के लिए, उसने सच्चाई से जवाब दिया। अचानक से इंटरव्यू की बात उसे समझ नहीं आई। वो तो छाया के साथ काम कर रही थी, फिर ये क्या था? और जो उसके मन में था वो जबान पर आया भी। तुम छाया के ऑफिस में थी, फिर इंटरव्यू क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते हमें प्रणति अवयुक्त सिंह राठौड़ के नाम से जानकर स्पेशल ट्रीटमेंट मिले या हमारे काम के क्रेडिट को उस नाम के पीछे छिपा दिया जाए, उसने सपाट से अंदाज में जवाब दिया। अवयुक्त के चेहरा एकदम भावहीन सा हो गया। पुरानी बातें याद आने लगी, मगर वो बिना किसी भाव के बोला, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? प्रणति अवयुक्त सिंह राठौड़ होने से हस्बैंड हूं मैं तुम्हारा। प्रणति जो वहां से जाने लगी थी वो रुक सी गई, नजर ना चाहते हुए उस पर आ गई। वो उसका पति था, इस बात को उसने अब तक एक्सेप्ट किया भी था। स्पेशल ट्रीटमेंट डिजर्व करती हो, तुम मेरी बीवी हो, वो उसकी ओर देखता हुआ ही बोला। जो सुनकर उसने हड़बड़ाकर कहा, जरूरत नहीं है हमें। जरूरत ना हो पर हकीकत है ये, अवयुक्त ने उसी तरह से कहा। आज इस आदमी की बातें उसका दिमाग खराब कर रही थी। प्रणति ने चिढ़कर कहा, बस करिए, आप अब कुछ भी कह रहे हैं, हमारा दिमाग मत खराब करिए। और दोनों के बीच ये बातचीत का सिलसिला बढ़ता, तब तक उसका फोन बजने लगा। जीवा का नंबर देखते ही वो कॉल रिसीव कर बालकनी में आ गई। प्रणति अपनी बहन से बात कर रही थी। काउच पर बैठे अवयुक्त की नजर उस पर ही थी। वो उसे ही देख रहा था। उर्दी की आंख खुली। शाम हो रही थी, वो नीचे आए। मासी जी ने उसे देखते ही अपने पास बुलाया, वो भी उनके पास आ गई। बैठो, थोड़ा मन लगाओ सब में, मासी जी ने कहा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। आर्यमन आज ऑफिस नहीं गया था, उसकी नजरें उसे तलाशने लगी। लीजिए ये खाए आप। रवीना जी उसके पास फलों की प्लेट रखी, खुद भी उसके पास आकर बैठ गई। सब उसका ध्यान रखने में लगे, वो भी सबके बीच सामान्य हो रही थी। आर्यमन ड्राइंग रूम से बाहर निकलकर आया। उर्वी जाग गई ये देखकर वो भी वहां आ गया। घर का मेन डोर खुला ही था। दरवाजे से नजर आती परछाई देखकर उर्वी ने नजर उठाई। सामने से आती नयन को देखकर उसके चेहरे का रंग फीका सा हो गया। आंटी नमस्ते, उसने रवीना जी की ओर देखकर कहा। उसकी आवाज सुनते ही आर्यमन को मन ही मन तेज गुस्सा गया। वो उर्दी से हमदर्दी जताती उसके पास आ गई। उर्वी कुछ नहीं बोल रही थी, पर नयन उसके सामने आकर बैठी थी। मुझे बहुत बुरा लगा, वक्त नहीं मिला इसलिए आ नहीं पाए। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। आर्यमन ने सख्त होकर उसे देखा। उर्वी उठिए आप, उसने एकदम ही कहा तो सबने उसकी तरफ देखा। वो भी उठकर खड़ी हो गई। चलिए कमरे में, माँ आप अटेंड करिए गेस्ट, इन्हें बहुत देर हो गई। रवीना जी ने भी कुछ नहीं कहा, पर नयन जरूर चिढ़ी। उसकी नजर आर्यमन पर थी जो उर्वी की बाह थामे उसे वहां से लेकर जा रहा था। और उर्दी, वो भी पति को देखती आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ गई। कमरे में आते ही वो धीरे से बोली, हमने कुछ नहीं कहा था, ना ही कुछ किया अभी। आपको क्या बुरा लगा? आर्यमन ने उसकी तरफ देखा। तो क्या मतलब हुआ इस बात का? नहीं आपको बुरा? उर्वी आप या तो बहुत बेवकूफ है या हमें बदकिरदार समझती है, आर्यमन ने कहा। वो चुप सी हो गई। उसको देखता आर्यमन उसके करीब हुआ, उसकी बाह को थामे उसने उसे बेड पर बैठाया और वो उसके पास ही बैठा। आर्यमन ने धीरे से उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, क्या हो गया है उर्वी? क्या किया ऐसा जो आपको लगता है आपसे मतलब सिर्फ उस बच्चे तक था? आप है तो और कुछ नहीं चाहिए हमें। उर्वी शांत सी पड़ गई। उसकी आंखों में देखते हुए बहुत धीरे से उसने कहा, हमसे तो आपको नाराजगी थी, जायज भी है, पर कम से कम कुछ तो था जो हमें साथ रखने की वजह बना। अब लगता है सब खो दिया। और आपको वजह क्यों चाहिए? क्यों हम आपसे दूर होंगे?
वजह तो है आप और बहुत मजबूत वजह है। पत्नी है आप हमारी, इतना काफी है। अब अपना दिमाग चलाना बंद करिए। आर्यमन ने कुछ मजबूत से अंदाज में कहकर उसके हाथों को एकदम मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आंखों में नमी झांकती हुई बाहर आने को तैयार थी। भाग 142। उर्वी शांत सी पड़ गई। उसकी आंखों में देखते हुए बहुत धीरे से उसने कहा, हमसे तो आपको नाराजगी थी, जायज भी है, पर कम से कम कुछ तो था जो हमें साथ रखने की वजह बना। अब लगता है सब खो दिया। और आपको वजह क्यों चाहिए? क्यों हम आपसे दूर होंगे? वजह तो है आप और बहुत मजबूत वजह है। पत्नी है आप हमारी, इतना काफी है। अब अपना दिमाग चलाना बंद करिए। आर्यमन ने कुछ मजबूत से अंदाज में कहकर उसके हाथों को एकदम मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आंखों में नमी झांकती हुई बाहर आने को तैयार थी। उर्वी ने अपने आंसुओं को पोंछा। ठीक है, हम आपको नीचे जाना चाहिए, आपकी दोस्त आई है, वो वैसे भी हमें देखने आई थी, हम यहाँ गए, आप तो जाइए, उसने कहा। पर उसकी बात सुनकर आर्यमन को फर्क नहीं पड़ा। उसने बिना किसी भाव के ही जवाब दिया, हमारी पत्नी यहाँ है, हमारे लिए इस वक्त उनको वक्त देना जरूरी है। वो उसकी तरफ देखती रह गई। इन दिनों उसे संभालने की, उसके आसपास रहने की, उसको खुश रखने की पूरी कोशिश आर्यमन कर रहा था, जो उसे नजर भी आ रही थी। उर्वी ने धीरे से कहा, आप नाराज हो हमसे, एक बार तो कुछ कहिए, गुस्सा ही कर लीजिए, हमें लगेगा आपने वो तो किया जो आपके मन में है। किस बात का गुस्सा? हमने आपको ध्यान रखने कहा, इसका ये मतलब हो गया आपसे ज्यादा मतलब सिर्फ बच्चे से था। उर्वी, आप जानती है आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड थी और हमें डर इसलिए था क्योंकि डॉक्टर नीता ने कहा था अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई तो आपको प्रॉब्लम होगी। हमें नहीं समझ आता है आपका हम पर इतना अविश्वास क्यों करती है, हम इंसान नहीं है क्या? आपको नजर नहीं आता यहाँ हमारी जान निकल रही है और आपको लग रहा है हमें गुस्सा करना चाहिए। उर्वी की पलकें भीग गई। आर्यमन जब उसके बराबर में आकर बैठा उसने उसे एकदम कसकर गले लगा लिया। जब भी उनके बीच बात होती वो बच्चे का ध्यान रखने की बात करता, एक बार पूछने पर उसने जवाब ही दिया था, जिसके बाद उसके मन में यही थी, आर्यमन को उसके बच्चे की परवाह थी, उसकी नहीं। हम जानते हैं हमने बहुत लापरवाही कर दी, हम नहीं चाहते थे ऐसा कुछ, बहुत ध्यान रख रहे थे। आर्या, आप नहीं छोड़ेंगे ना हमें? आप क्यों हमें छोड़कर आए? हमारे पास भी नहीं आए। बहुत बुरे हैं आप, बहुत, हमेशा हमें तंग करते हैं। वो नम होती आंखों के साथ भारी आवाज में बोली। आर्यमन ने उसका सर चूम लिया, आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे हम खुद। उर्वी ने जब ये सुना उसके सीने से लगा सर हटाकर उसकी तरफ देखा। अब रोना बंद करिए उर्वी, वो नरमी से बोला तो उसके सीने से सर लगाकर उसने कहा, हम अगली बार एकदम ध्यान रखेंगे आपके बच्चे का। आर्यमन ने जैसे ही ये सुना उसे डॉक्टर की बात याद आने लगी, उसके चेहरे पर शिकंसी आने लगी। उर्वी ने जरा सा चेहरा ऊपर उठाया और उसे देखते हुए बोली, आप हमें माँ। उर्वी, बस अभी नहीं, कुछ सोचने की जरूरत। वो उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसे खुद से लगाकर बोला। उसने उसके सर को चूम लिया, वो उसके सीने से लिपटती हुई सुकून से आंखों को मूंद गई, मगर आर्यमन वो जरूर बेचैन हो गया था। उर्वी अभी तक कुछ जानती नहीं थी, अभी तो उसे संभाल लिया गया था, पर जब वो सच जानेगी तब उसे संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा, जो सोचकर भी वो परेशान हो उठा। सीमा जी और राजेश जी ने उषा जी के सामने जिक्र नहीं किया था। वो भी आजकल अभियुक्त का जिक्र तक नहीं कर रही थी। उनको दवा देती सीमा जी ने कहा, जिज्जी आजकल बहुत शांत हो गई हो, क्या हो गया? कुछ नहीं भौजाई, वो बोली। फिर उन्होंने एक पल बाद ही कहा, प्रणति से बात हुई, सब ठीक है उधर? हाँ, पर हमें नहीं समझ आया उस दिन आप ऐसे क्यों चली आए, उर्वी को देखने नहीं गई दोबारा? सीमा जी ने कहा। जो सुनकर उषा जी पल भर को चुप हो गई, फिर उन्होंने कहा, आपको हम बताए थे याद है, एक औरत आई है, कानपुर में बच्चा हुआ था, उसको बलात्कार के बाद जीजा ने ही ब्याह कर लिया, वही है प्रणति की सास। सीमा जी ननंद की बात सुनकर चौंकी। आज तक हम उसके पति को ना देखे थे, यशवर्धन जी को देखे तो याद आया प्रतिमा के पति हैं। माँ की दोस्त हुआ करती थी प्रतिमा की माँ, तब जाने थे, उनके भाई साहब को भी जानते थे, और कावेरी वो तो अपनी बेटी होने के समय कानपुर में थी, उनको नहीं पता था वो उसकी बहन लगती है। उषा जी की बात सुनकर सीमा जी को सब कुछ गोल गोल घूमता लगा। मतलब आप अभियुक्त की माँ प्रतिमा जी को जानती थी और यशवर्धन जी को भी? हाँ, एक बार मिलना हुआ था, प्रतिमा से शादी के बाद खुश थी बहुत, हमें तो लगा अच्छा है माँ बाप नहीं रहे, खुशी मिल गई, पर क्या जानते थे उसकी किस्मत में क्या है। अफसोस से दोनों भरी। और ये कावेरी जी के बारे में जो कहा वो भौजाई, तब वो कानपुर में थी, हमको बताए आस पास में सब उसके साथ बलात्कार हुआ था, जीजा ने शादी कर ली और अब यहाँ लेकर रह रहा है। यशवर्धन जी नहीं मिले कभी हमें, उस रोज जब अस्पताल में उनको देखो तो प्रतिमा याद आई, पर जैसे ही कावेरी जी नजर आए हम एकदम चौंक गए, फिर सारी बात जोड़ते हुए समझे। पता नहीं क्या बात है, पर बेचारी प्रतिमा, उसके लिए बड़ा दुख हो रहा है हमें, वो तो अपने पति को देवता तुल्य मान बहुत ही खुश थी। उषा जी अपनी दोस्त का जिक्र कर बेहद ही उदास हो गई।
सीमा जी कुछ नहीं बोली पर अब उनका मन घबरा रहा था क्या होगा जब अभियुक्त वाली बात आएगी और ये यशवर्धन जी और कावेरी जी वाली बात तो मानो उसको अब भी समझ ही नहीं आई। भाग 143। प्रणति। वो अभी सोने के लिए आई ही थी तभी उसकी आवाज आई। उसने दूसरी तरफ घूमकर उसे देखा जो सोफे से होते हुए बेड की तरफ आ रहा था। जी, वो नासमझी से बोली उसका आवाज देना समझ नहीं आया। अभियुक्त ने आहिस्ता से कहा तुमने अपने घर पर बात की। उसकी बात सुनते ही प्रणति को याद आया जो भी कुछ उसने बताया था। वो खुद भी जाना चाह रही थी मगर वो अपनी मामी जी का सामना नहीं कर सकती थी। वो जानती थी उनके सवालों का जवाब वो नहीं दे सकती थी और इस समय तो बिल्कुल नहीं। नहीं हम देख लेंगे आपको सोचने की जरूरत नहीं है, उसने जवाब दिया। अभियुक्त की धीमी आवाज ने बयां किया वो इस बात को लेकर परेशान था उसे शर्मिंदगी हुई थी। उसको देखती प्रणति ने एक बार फिर से कहा मामी जी को कुछ कहना होता तो अब तक उन्होंने हमसे बात की होती। आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस पूछ रहा था। दी ने बात की तुमसे? उसने धीमी आवाज में पूछा। वो जब भी जाता उर्वी उससे बात ही नहीं करती और अपनी बहन की ये नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों में जो नमी थी वो बाहर आने से उसने रोक ली थी मगर वो देख पा रही थी उसकी परेशानी को। उसने अभियुक्त की ओर देखकर कहा हाँ दी से बात हुई थी ठीक है वो। अभियुक्त ने जब ये सुना वो 2 पल को चुप हुआ फिर अपनी जगह पर आकर बैठ गया। एक लंबी सांस ली और खुद को शांत करने लगा। आप दी से मिलने गए थे? प्रणति ने पूछा। बात ही नहीं कर रही वो, बात करना तो दूर वो मेरी तरफ देख भी नहीं रही, अभियुक्त ने अफसोस से भरे अंदाज में कहा। उसके चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी जो देखकर प्रणति को दुख हुआ। वो ये यहाँ रहकर इतना तो समझ गई थी उसे अपनी बहन के अलावा किसी से मतलब नहीं। उर्वी उसके लिए हर रिश्ता थी। आप फिक्र मत करिए दी मान जाएंगी, उसने कहा जो सुनकर अभियुक्त ने बस नजर भर उसे देखा पर कुछ कहा नहीं। हम बात करेंगे दी से, वो एक बार फिर से बोली जो सुनते ही अभियुक्त ने उसे देखा। क्या कहोगी? ये 2 शब्द मानो बहुत कुछ कह रहे थे। उसने एक बार फिर से कहा क्या कहोगी तुम? तुम्हारी राय कौन सा बहुत अच्छी है मुझे लेकर? तुम नफरत करती हो मुझसे जो मैंने किया उसको लेकर फिर कैसी बात? प्रणति एक पल को ठहरी। नफरत करने की वजह दी थी आपने हमें। हमारी राय आपको लेकर बहुत अच्छी नहीं तो उतनी बुरी भी नहीं रही जितनी थी और हम जानते हैं दी आपके लिए कितनी जरूरी है पर आप शायद नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। उसने बहुत ठहरे से अंदाज में अपनी बात पूरी की। प्रणति बेड के दूसरे हिस्से में आकर बैठी। घर जाओगी अपने? उसने फिर पूछा जो सुनकर उसने कहा जी हमें जाना था आज वक्त नहीं मिला इंटरव्यू के चलते। हम अभियुक्त इससे ज्यादा कुछ कह ना सका। अब उससे आगे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। अब तक प्रणति अपने मामा मामी से नहीं मिली थी इसीलिए वो यहाँ थी। जब वो जाएगी तो क्या वो उसे वापस आने देंगे? अगर उन्होंने उसे ना आने दिया तो वो क्यों आएगी? वो बेचैन सा हुआ, ऐसा लगा मानो बहुत घुटन सी हुई। प्रणति करवट बदलकर दूसरी ओर लेट गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली पर अभियुक्त वो अब भी यही सोच रहा था। अगले दिन प्रणति उर्वी से मिलने आई। दरवाजा रागिनी ने खोला और उसे देखकर नाराजगी से पीछे हट गई। प्रणति उसके पीछे आई। अब तुम क्यों नाराज होने लगी? चुप रहो तुम, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, रागिनी ने कुछ गुस्से से कहा। वो नाराजगी से उसे देख भी नहीं रही थी। प्रणति ने रोका। हम सच में बहुत उलझ गए थे रागिनी, आर्यमन भाई और तुम्हें कुछ नहीं बताया क्योंकि किसी से भी बात नहीं कर पाए। तुम ना रहने दो भैया को तो फिर भी बहुत कुछ बता दिया। मैं दोस्त हूँ तुम्हारी पर मैडम को 2 मिनट का टाइम नहीं है, वो नाराजगी से बोली। अच्छा बाबा सॉरी, वैसे दी ठीक है? उसने उर्वी के बारे में पूछा जिसका जिक्र होते ही रागिनी उदास हो गई। थोड़ा बहुत भाई बहुत वक्त देते हैं पर भाभी बहुत उदास होती है। हम मिले? हाँ जाओ। उर्वी कमरे में थी। अलमारी में आज वो फोटो फ्रेम मिला जो एक छोटे से बच्चे की थी। उसने वो लिया था क्योंकि उसे बहुत पसंद आया और इस बच्चे की जगह वो अपने बच्चे की तस्वीर लगाने वाली थी। ये देखते ही उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। दी, प्रणति की आवाज सुनकर उसने अपनी नम होती आंखों को पोंछ लिया। वो उसे देखती हुई मुस्कुरा दी। अलमारी को बंद करके उसे देखा। आप कब आए? बस अभी, उसने जवाब दिया। वो उसकी आंखों में आई नमी को साफ देख पा रही थी जिसे छुपाने की और उर्वी ने पूरी कोशिश भी की। प्रणति उसके पास आए। आप कैसे हो? ठीक है हम, उसने जवाब दिया। फिर सब याद कर वो अफसोस से भर गई। उसने एक नजर उसे देखा फिर संभलने के लिए बेड पर बैठी। प्रणति उसके पास आ गई। हमें माफ कर दीजिए, आपके साथ जो गलत हुआ उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। हमने कभी भी नहीं सोचा था हमारा छोटा भाई ऐसा करेगा। हमें पूरा यकीन था वो किसी के साथ गलत नहीं कर सकते पर उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया। हम उसके लिए शर्मिंदा हैं और हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं प्रणति। उसने जैसे ही अपने हाथ जोड़े प्रणति ने उसके हाथ को पकड़ लिया। दी इस तरह आप हमें शर्मिंदा कर रही है। आप क्यों मानी? आपको नहीं करना चाहिए था।
कुछ चीजें बस हो जाती है दी। हम उस वक्त के हालात नहीं समझा सकते, वहां सिर्फ वो ही नहीं गलत थे, हमें भी अपना मतलब नजर आया, हम भी स्वार्थी होकर ही ये माने। प्रणति ने कहा, जो सुनकर वो उसकी तरफ नासमझी से देखने लगी। प्रणति ने फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, हमने अपनी माँ को बचपन से बहुत मेहनत करते देखा है। बहुत कुछ उन्होंने हमारे लिए, और जब हमें उनकी बीमारी का पता चला तो हम बस वो कर रहे थे जो कर सकते थे। दी, जब जिंदगी में कुछ ना हो तब लोग मायने रखते हैं, हमें नहीं लगता था पैसा इतना मायने रखता है। अदिति, आपकी भाभी ने अपनी बहन की खुशियों से समझौता किया। प्रीति वो शादी नहीं करना चाहती थी पर उन्होंने जबरदस्ती उनको मजबूर किया, और जब शादी के दिन वो भागी तब भी उन्होंने हम पर इल्जाम डाल दिया। माँ के नाम से जो एनजीओ है जहां आपने हमें काम दिया, वहां पर बहुत कुछ हुआ जिसका बदला वो चाहते हैं। प्रणति ने सारी बात बताई। उर्वी हैरत में थी। दी, उन्होंने हमसे शादी की और हमने मतलब पूरा किया। गलती है बहुत, पर उस समय हमारे पास ऑप्शन नहीं था। उसके बाद जब आपके भाई को हमारी माँ के बारे में पता चला, उन्होंने जो किया वो हम सोच भी नहीं सकते थे, खासकर उनसे तो बिल्कुल नहीं। हम नहीं जानते हैं हम कभी भी इस रिश्ते को मान पाएंगे या नहीं, मगर शायद वो इतनी नाराजगी के हकदार नहीं है। खासकर आपकी नाराजगी। उनको नहीं जानते हैं हम इतना जितना आप, तो आप हमसे बेहतर जानती है आपके नाराज होने पर वो कैसा महसूस कर रहे होंगे। आप खुद नहीं रह सकती उनसे बात किए बिना, तो हमारे लिए सोचकर इतना परेशान मत करिए खुद को। उर्वी के हाथ पर हाथ रखकर उसने नरमी से कहा, और वो ठहरी हुई नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। उस रोज जब सुबह वो उनके कमरे में गई थी तब उसने जो देखा था वो मंजर एकदम ही उसकी आंखों के सामने आ गया। आप मानती है वो गलत नहीं थे? लगते थे। हमने भी तो अपना मतलब देखा। दो लोगों के बीच समझौता हो तो वो अकेले गलत नहीं हो सकता। पता नहीं, पर जितना गलत वो हमें पहले लगते थे इतना नहीं लगता, शायद उन्होंने जो हमारे लिए किया उसकी वजह से। प्रणति के जवाब को सुनकर उर्वी ने उसके सर पर हाथ फेरा। आप देंगी हमारे छोटे का साथ? हमेशा रहेंगी उनके साथ? उसके इतना पूछते ही प्रणति के चेहरे का रंग उड़ा। उसे अपने और अभियुक्त के बीच हुए 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट याद आया जिसके बारे में उसने उसे कुछ भी नहीं बताया था। भाग 144। आप मानती है वो गलत नहीं थे? लगते थे। हमने भी तो अपना मतलब देखा। दो लोगों के बीच समझौता हो तो वो अकेले गलत नहीं हो सकता। पता नहीं, पर जितना गलत वो हमें पहले लगते थे इतना नहीं लगता, शायद उन्होंने जो हमारे लिए किया उसकी वजह से। प्रणति के जवाब को सुनकर उर्वी ने उसके सर पर हाथ फेरा। आप देंगी हमारे छोटे का साथ? हमेशा रहेंगी उनके साथ? उसके इतना पूछते ही प्रणति के चेहरे का रंग उड़ा। उसे अपने और अभियुक्त के बीच हुए 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट याद आया जिसके बारे में उसने उसे कुछ भी नहीं बताया था। प्रणति। उर्वी ने जब उसका नाम पुकारा उसने फीकी सी मुस्कान के साथ बिना कुछ कहे सर हिला दिया। वो उसकी आंखों में आई चमक को नहीं तोड़ सकती थी, खासकर अभी तो बिल्कुल नहीं। नहीं, आप सच में कहिए ना। हम जानते हैं वो गलत है, बहुत मारेंगे, बात भी नहीं करेंगे, बहुत नाराज भी है हम उनके पर। बेटा, आप जानती है जब से आप आए हैं उनकी जिंदगी में शांति आ गई। वो शांति जो हमारे छोटे को ठीक रख सकती है। आप बहुत अच्छी है प्रणति, आप उनको कभी नहीं छोड़िएगा, हम बस आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उर्वी ने मन की बात कही और सच ही कहा। वो नाराज थी अपने भाई से, उसने बहुत डांटा था, सुनाया था उसे, पर उसके बाद भी वो उसकी फिक्र तो करती थी। वो उसका छोटा भाई था जिससे कितना भी नाराज हो वो उसकी परवाह करना नहीं छोड़ सकती थी। इस समय मौका देखकर प्रणति भी नहीं कह सकी, पर जब हाँ उसने अपने मुंह से तब बेहद ही अफसोस से भर उठी। उर्वी के मन को कुछ सुकून मिला था। प्रणति भी उससे मिलकर उसे ठीक देखकर वहां से निकली। उसे अपने घर जाना था, वहां जहां जाकर सबका सामना करना उसके लिए बेहद मुश्किल होने वाला था। जब वो घर पहुंची दरवाजा जीवा ने खोला, वो उसे देखते ही उछलती हुई उसके गले लग गई। प्रणति भी मुस्कुराकर बहन से मिली। हम सोच ही रहे हैं तुम्हें पूछे कब आओगी। आवाज सुनकर सीमा जी बाहर आई। प्रणति को देखते ही उन्होंने चेहरा फेर लिया। वो सामान्य रही पर कुछ नहीं कहा। चल चल, बुआ जाग रही है। जीवा उसका हाथ खींचते हुए उसे लेकर अपनी माँ के पास आ गई। वो बहुत आराम से उनसे मिली। उषा जी ने भी बेटी को सीने से लगाया। उनकी हालत वक्त से साथ ठीक हो रही थी, पर ट्रीटमेंट के इफेक्ट्स दिखने लगे थे। उनका शरीर पहले से फूला हुआ लग रहा था। आप ठीक हो ना माँ? हाँ, दामाद जी नहीं आए क्या? उषा जी ने पूछा। अभियुक्त के बारे में अब तक मामी जी ने किसी को नहीं बताया। इस बात का अंदाजा उसे हो गया था, इसलिए उसने जवाब दिया, नहीं, वो थोड़ा अपने काम में व्यस्त थे। उनको तो बहुत काम रहता है। ईश्वर ने तकदीर में बहुत दुख दिए, तभी इतने शांत हो गए हैं दोनों। हम उर्वी से मिलना चाह रहे थे, फिर हिम्मत नहीं हुई। वो दुखी सी बोली। अपनी माँ की बात सुनकर उसने कुछ खास नहीं कहा। इस समय उसका ध्यान मामी पर था जो बस एक जिम्मेदारी निभा रही थी। उन्होंने कमरे में आकर चाय के साथ नाश्ता रखा, फिर ननंद को सेब काट कर देने लगी। वो वहीं बैठी थी।
प्रणति इस समय माँ और जीवा की मौजूदगी की वजह से कुछ कह भी नहीं रही थी। मम्मी हमको ये नमकीन बहुत पसंद है, प्रणति की तो वो फेवरेट है, डब्बा बांध दे उसके लिए। जीवा ने पूछा, जिस पर उन्होंने हामी भरी और वो फौरन निकल भी गई। उषा जी ने भाभी की तरफ देखकर कहा, अच्छा भाभी, एक रोज बुलाए, दामाद जी को आए नहीं बहुत दिन हो गए। आप हमसे क्यों पूछने लगी जिज्जी, जैसा मन करे। सीमा जी ने कहा। प्रणति उनको ही देखती पर वो चाहकर भी इस समय कुछ पूछ ना सकी। सीमा जी उठने लगी। तुम्हारी और ननंद है ना एक? उषा जी ने पूछा तो सीमा जी रुक गई। प्रणति ने माँ को देखा। नव्या का जिक्र उसने खास नहीं किया था, ना ही अब तक सामना हुआ, फिर लगा जब वो उर्वी को देखने आई थी तब देखा होगा। हाँ, उनकी छोटी बहन है नव्या। अच्छा वो तो, उषा जी कहने लगी थी पर सीमा जी ने मुंह साफ करने के बहाने से सामने होकर ना में इशारा किया। उषा जी भी अब चुप हो गई। बस हम देखे हॉस्पिटल में तो पूछे। प्रणति मौका पाते ही मामी के पीछे आई। जीवा को उसने अपने लिए कुछ कपड़े पैक करने का कहा ताकि वो जाए, और वो जैसे ही कमरे में गई अपनी मामी के पीछे वो उनके कमरे में आ गई। मामी हमारी बात एक बार ढंग से सुनिए, हम बस वो कर गए, जरूरत थी तभी, और वो उनको, उसने इतना कहा ही था। सीमा जी ने उसके गाल पर थप्पड़ मारा। वो गुस्से से उसे देख रही थी। अपनी मामी को गुस्से में देखकर उसकी नजरें झुकी। सीमा जी ने गुस्से से उसकी बाह को पकड़कर कहा, कुछ कहने या सुनने लायक छोड़ी हो तुम हमको? बोलो का सुनने, क्या सुनाओगी तुम हमको? अरे वो आदमी बहुत अमीर है, वो दम रखता है खरीदने का, पर क्या लगा तुमको तुम्हारे मामा मामी को घर इतना प्यारा हो गया जो अपनी बिटिया का सौदा कर देंगे? क्या सुनाओगी तुम हमको? बहुत तुम पैसा कमाकर हमारा कर्जा उतारोगी, इतनी बड़ी हो गई हो। तुम्हारी माँ हमारी कुछ नहीं लगती। अरे हम तो अपनी बेटी समझे, तुमको कब लगा तुमसे जरूरी घर हो गया? वो जो गुस्से से बोल रही थी उनकी आंखों की नमी वो साफ देख पा रही थी। उसने धीरे से कहा, यही तो गलती हो गई, हमसे माफ कर दीजिए हमें मामी। आप तो हमारे लिए भगवान से बढ़कर हो, आप पर क्यों भरोसा नहीं करेंगे? हम बस नियति के आगे नहीं समझे। आपके लिए ना हो, हमारे लिए ये घर और आप लोग सबसे जरूरी है। ये तो एक समझौता था, अगर खुद को बेचकर मारेंगे ना एक झापड़ और सीधा दिमाग घुमा देंगे। सुअर जैसी अक्ल गंदी हो गई है तुम्हारी। सीमा जी ने गुस्से से उसकी बात को काटा। प्रणति अपने घर गई होगी, इस एक ख्याल ने आज अभियुक्त को इतना बेचैन कर दिया था कि चाहते हुए भी ध्यान बाकी कामों में लग नहीं पा रहा था। कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग चल रही थी। उसका ध्यान गुम था। बड़ी स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन चल रही थी। बोर्ड मेंबर एक एक करके स्लाइड्स पर डिस्कशन कर रहे थे, सब हिला रहे थे, कुछ नोट्स बना रहे थे, मगर इस समय अगर किसी का ध्यान यहाँ नहीं था तो वो था अभियुक्त। यशवर्धन जी की नज़र बेटे पर ही थी। तो हम इसको फाइनल करें, क्या कहते हैं अभियुक्त सर? बोर्ड मेंबर में से एक ने कहा। तो वो जैसे होश में आया। ये सुनकर भी उसके जहन में इस सवाल की जगह सिर्फ वो सवाल था जिसने उसे परेशान करके रखा था, क्या आज प्रणति अपने घर जाने के बाद वापस आएगी? उसके घर वाले उसे आने देंगे? भाग 145। कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग चल रही थी। उसका ध्यान गुम था। बड़ी स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन चल रही थी। बोर्ड मेंबर एक एक करके स्लाइड्स पर डिस्कशन कर रहे थे, सब हिला रहे थे, कुछ नोट्स बना रहे थे, मगर इस समय अगर किसी का ध्यान यहाँ नहीं था तो वो था अभियुक्त। यशवर्धन जी की नज़र बेटे पर ही थी। तो हम इसको फाइनल करें, क्या कहते हैं अभियुक्त सर? बोर्ड मेंबर में से एक ने कहा। तो वो जैसे होश में आया। ये सुनकर भी उसके जहन में इस सवाल की जगह सिर्फ वो सवाल था जिसने उसे परेशान करके रखा था, क्या आज प्रणति अपने घर जाने के बाद वापस आएगी? उसके घर वाले उसे आने देंगे? अभियुक्त बहुत डिस्ट्रैक्ट लग रहा था, जो यशवर्धन जी के साथ साथ बाकी सब ने भी महसूस किया। वीरेश ने उसकी ओर देखकर कहा, अभियुक्त आई थिंक यू नीड रेस्ट। नो आई एम फाइन, उसने एकदम ही गंभीरता से जवाब दिया। अब एहसास हुआ सबकी मौजूदगी में था वो, तो उसने खुद को सामान्य किया। अभियुक्त अपने काम में लग गया, जो उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं था, मगर ध्यान प्रणति पर जरूर जा रहा था। पता नहीं वो घर आएगी भी या नहीं। सीमा जी का गुस्सा, उनकी नाराजगी वो समझ रही थी। अभियुक्त को लेकर गुस्सा भी था, साथ ही वो उससे भी नाराज थी। मामी हम जानते हैं हमें ये नहीं करने की नौबत आती, अगर आपको बताते, पर आप जानती है उस वक्त हालत कितनी। तुम दिमाग मत खराब करो हमारा। वो तो अभियुक्त ने आकर बताया, उस रोज भी तुमने यही बताने से मना किया था ना? वो गुस्से से ही बोली। प्रणति ने नजरें चुराए। उसने सच में उस रोज बताने नहीं दिया, वरना वो उसी दिन शायद बता देता। प्रणति को नजरें चुराते देखकर सीमा जी ने कहा, बोलो क्यों मना किया? क्यों कर रही हो गलत बर्दाश्त? मामी जी हम खुद नहीं जानते। उन्होंने बहुत किया माँ के लिए, हम वो नहीं भूल सकते, ना सिर्फ पैसों से, वो खुद भी खड़े रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात थी, खासकर तब जब हमें उस निर्दयी कठोर पत्थर दिल इंसान से कोई उम्मीद नहीं थी। हम नहीं चाहते थे आपकी या माँ की नजरों में वो गिरे। बस इसलिए, उसने धीरे से जवाब दिया। सीमा जी जांचती हुई नजरों से उसे देख रही थी।
वो कुछ समझने की कोशिश में देखती रही। मानती हो ना तो बस अब हमारी बात सुनो। प्रणति, शादी ब्याह मजाक नहीं होता है, कह दिए हैं। ढंग से रहो, इस शादी को निभाओ। हमको भी बिल्कुल नहीं पसंद थे अभियुक्त, मगर जिज्जी के साथ जैसे रहे दिल के बुरे नहीं। फिर ऐसा सब परिवार अतीत इंसान को थोड़ा बना ही देता है अलग। जिस बच्चे के सर पर माँ बाप का साया ना हो उस पर क्या बीतती है ये हम नहीं समझ सकते। प्रणति, समझ जाओ हमारी बात, शादी ब्याह मजाक नहीं, याद रखना। उसकी मामी ने जो कहा वो सुनकर चाहकर भी आगे कुछ कहने की मानो उसकी हिम्मत नहीं हुई। कॉन्ट्रैक्ट था ये एक, इस बारे में वो उनको किस तरह से बताती। और सुनो, सीमा जी ने कहा। जिस पर वो उनकी ओर देखने लगी। उन्होंने एकदम गंभीरता से कहा, जिज्जी अभियुक्त की माँ प्रतिमा जी को जानती रही, वो उनकी दोस्त हुआ करती थी। इतना सुनकर वो एकदम चौंकी। प्रतिमा माँ को जानती थी? माँ? उसके मुंह से उनके लिए माँ ही निकला। हाँ, और पता है तुमको, प्रतिमा जी के पति यशवर्धन भाई साहब से एक बार मिली थी। कानपुर में कावेरी जी रही थी कुछ महीने, वहां उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया जो उनके साथ हुए बलात्कार का। बोलते बोलते सीमा जी झिझकी और प्रणति एकदम हैरत में पड़ी। उसकी आंखों में हैरानी साफ नजर आ रही थी। अभियुक्त घर आया, वो हॉल में वैसे भी नहीं रुकता था। उसकी नजरों ने जब प्रणति को वहां नहीं देखा तो अपने कमरे की तरफ जाने लगा। बेटा, प्रणति नहीं है, आज सुबह से उर्वी से मिलने गई थी, उसके बाद शायद अपने घर गई, अब तक आए नहीं है वो, रजनी जी ने रोककर कहा। अभियुक्त ने जैसे ही ये सुना माथे पर एक शिकन सी आने लगी। इतने दिन से रोज वो पहले उर्वी के पास जाता, मगर आज बेचैन था तो सीधा घर आ गया। घर पर उसके ना होने की बात सुनकर उसे लगा अब वो नहीं आएगी। हम पता है शायद रुकेगी, मैंने बात नहीं की थी चाची, आप एक स्ट्रॉन्ग कॉफी भिजवा दीजिए, उसने जवाब दिया। वो वहां से सीधा अपने कमरे में जाने लगा। तभी कुछ महसूस हुआ, उसने फौरन गर्दन घुमाई। प्रणति को देखते ही जैसे उसके घबराते हुए दिल को सुकून सा आया। वो भी अंदर आए। आज बहुत देर कर दी बेटा, दादी जी ने पूछा तो उसने जवाब दिया, जी वो मामा जी के आने का इंतजार कर रहे थे। अभियुक्त को देखकर मामी जी की कही बात याद आने लगी। उसने कावेरी जी को देखा, वो अपने काम में लगी हुई थी। आज पहली बार उनको देखकर उसे नफरत नहीं महसूस हुई, पर अब भी बहुत कुछ था जो उसकी समझ से बाहर था। उर्वी, आर्यमन की नजरों ने जब उसे वहां नहीं देखा तो उसने उसे पुकारा। वो उसे तलाशते हुए बालकनी में आ गया, जहां आते ही उसे वो रेलिंग से लगकर गुमसुम सी खड़ी नजर आए। चलिए सोने का वक्त हो गया है, आर्यमन ने उसकी बाह को पकड़कर कहा तो उसने जवाब दिया, सो जाएंगे आप भी ना, इतनी परवाह दिखा रहे हैं जैसे हम जाने कितने अहम हो गए आपके लिए। आप है, आर्यमन ने उसकी आंखों में झांकते हुए जवाब दिया। जो सुनती उर्वी पहले तो हल्का सा मुस्कुरा दी, फिर रेलिंग पर रखा हाथ उसके सीने पर रखकर उसके सीने से सर लगाकर बस चुप रही। नयन आई थी आर्या, वो जो अब तक चुप थी। उसने गंभीरता से कहा। जो सुनकर आर्यमन ने उसकी ओर देखकर पूछा, क्यों? और आप मिली क्यों? हमने किसी का दिल तोड़ा है, हमारे साथ अच्छा कैसे हो सकता है? उर्वी ने धीमी मगर गंभीर आवाज में कहा। जो सुनकर आर्यमन नासमझी से उसकी ओर देखने लगा। भाग 146। नयन आई थी आर्या, वो जो अब तक चुप थी। उसने गंभीरता से कहा। जो सुनकर आर्यमन ने उसकी ओर देखकर पूछा, क्यों? और आप मिली क्यों? हमने किसी का दिल तोड़ा है, हमारे साथ अच्छा कैसे हो सकता है? उर्वी ने धीमी मगर गंभीर आवाज में कहा। जो सुनकर आर्यमन नासमझी से उसकी ओर देखने लगा। फ्लैशबैक, उर्वी कमरे में ही थी। आर्यमन आज ऑफिस गया था। इन दिनों वो जितना उसका ख्याल रख रहा था, जितना वो कोशिश कर रहा था उसे संभालने की, वो उर्वी को एक अलग ही हिम्मत दे रहा था। अब भी वो उठकर नीचे आने का सोच रही थी, तभी कदमों की आहट सुनाई दी। उसे लगा आर्यमन आया, पर जब नयन को देखा तो एक फीकी सी मुस्कान के साथ उठकर खड़ी हो गई। आप यहाँ? आर्यमन तो नहीं है अभी यहाँ, उसने धीमी आवाज में कहा। नयन मुस्कुराती हुई उसके पास आ गई। कैसी हो तुम? बस बढ़िया, उसने जवाब दिया। नयन के चेहरे पर अब तक जो मुस्कुराहट थी उसकी जगह एकदम ही गुस्सा सा आ गया। उर्वी को देखकर उसने दांत पीसे। अचानक से बदलते हुए उसके एक्सप्रेशंस को वो समझ ना सकी। नयन, आप शायद इतनी भोली क्यों बन रही हो तुम, जैसे कुछ पता नहीं है तुम्हें, वो उसकी बात काट कर बोली। अंदाज बहुत ही गुस्से से भरा हुआ था उसका। ये गुस्सा उर्वी को समझ नहीं आया। वो नासमझी से उसे देखती हुई बोली, क्या मतलब, और इस तरह से क्यों बात कर रही है आप? हमने क्या बिगाड़ा आपका? नयन ने जैसे ही ये सुना वो तिलमिला उठी। तुम्हें नहीं पता, तुमने सब कुछ छीन लिया है मुझसे और इतनी भोली बन रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये गुस्सा आखिर था क्यों, ये उर्वी को समझ नहीं आ रहा था। तो जवाब क्या देती? नयन जो अब तक अपने आप को उसके सामने अच्छा दिखाती थी, उसकी तो जैसे बर्दाश्त खत्म हो गई। वो उसी तरह से फिर से बोली, तुम्हारी वजह से आर्या इतना सब करने के बाद भी मुझे नहीं देख रहा, मुझे नहीं समझ रहा है वो। मैं इतनी कोशिश करूं तब भी मैं सालों से उसे चाहती हूं। बचपन से मैंने यही सोचा था हम साथ होंगे, और अगर तुम बीच में नहीं आती तो हम साथ होते। मैं प्यार करती हूं उससे।
बहुत बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे, पर तुमने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया है। नयन जो अब तक गुस्से से सब बोल रही थी, जब उसकी आंखों में आंसू आए तो उर्वी घबरा सी गई। उसकी आंखों में ही नजर आ रहा था वो कितनी तकलीफ में थी। उर्वी ने धीरे से कहा, हम नहीं जानते थे और आर्यमन वो नहीं बोले, उन्होंने अपनी मर्जी से हमसे शादी। अपनी मर्जी से? तुम्हारे बाप ने खरीदा है उसे, तुम्हारे पैसों ने खरीद लिया है उसे, वरना कौन ऐसी लड़की से शादी करेगा बोलो। वो गुस्से से बोली। उर्वी यही चुप हो जाती थी, मगर आज उसने कहा, ऐसा नहीं है, आर्यमन से प्यार करने की बात करती है आप तो, आपको पता होना चाहिए वो पैसे के लिए रिश्ते नहीं जोड़ते, इतनी काबिलियत है उनमें कि वो खुद उसने महानता दिखाई, अगर वो नहीं होता तो वो मुझसे भी शादी कर लेता, वो मेरा होता। उसके बाद मैंने कितनी कोशिश की, उसके बाद भी वो मेरे पास नहीं आया, और कल आकर उसने मुझे कहा मैं उसके घर ना आऊं, वो मुझसे दोस्ती तक नहीं रख रहा है, मुझसे सारे रिश्ते खत्म कर लिए, मुझ पर चीखा चिल्लाया क्योंकि मैंने तुम्हें कुछ कहा। वो तुम्हारी वजह से मुझसे इतना दूर हो गया है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने मुझसे मेरा प्यार मुझसे छीना है उर्वी सिंह राठौर, तुम्हें कभी कोई खुशी नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं। तुम्हें बहुआ लगेगी मेरी, जिसकी वजह से मुझसे मेरा प्यार छीन गया, वो कभी खुश नहीं रहेगी। बहुत तकलीफ हो रही है अपना बच्चा खत्म होने की, ये तकलीफ तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, देख लेना। वो एकदम बौखलाए हुई थी। उर्वी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो कहती, वो उसे जवाब देती, आर्यमन उसका पति था, उसने उससे शादी की थी, वो उसके साथ रहना चाहता था, ये सब कुछ जबरन नहीं हुआ था, मगर जो उसने आखिर में जो बद्दुआ उसने दी वो उसे तड़पा गई। उर्वी कुछ बोल तक ना सकी और वो बौखलाई सी उसे इतना सब कहकर भी शांत नहीं हो रही थी। ओह हेलो मैडम, निकलो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी को रुलाने की। वहां से गुजरती रागिनी ने जब सुना वो एकदम गुस्से से आए। नयन ने जैसे ही उसे देखा वो गुस्से से बोली, निकलो मेरे घर से। तुम मेरे साथ बदतमीजी करने से पहले ये याद रखो तुम्हारी भाभी ये एक नयन बोल ही रही थी तभी रागिनी ने एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वो उम्र या किसी भी बात का लिहाज नहीं कर पाए, उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। गलतफहमी है तुम्हारी, अगर तुमको लगता है मेरे भैया तुम जैसी लड़की से शादी करते। बदतमीजी की हद पार कर चुकी हो, निकलो मेरे घर से अगर इज्जत से जाना चाहती हो, और अगर आइंदा मेरी भाभी को देखा भी ना तब बताती हूँ मैं तुम्हें, आर्यमन राजपूत नहीं रागिनी राजपूत हूँ मैं, मुझे ऐसे खाक रिश्तों की कुछ नहीं पड़ी। निकलो। वो एकदम ही गुस्से से ही बोली। उर्वी के पास आकर उसे पकड़ा, जो अब भी नयन को देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू, तड़प, वो दर्द, सब कुछ सच्चा था। नयन बेइज्जती के बाद वहां से जाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। रागिनी ने उर्वी को संभाला जिसकी आंखों में आंसू भर आए थे। फ्लैशबैक एंड आर्यमन एकदम ही ब्लैंक हुआ था एक पल को, जब उसने उर्वी को सिसकते हुए देखा, अगले ही पल उसे नयन पर एकदम तेज गुस्सा आया। उर्वी की आंखों में आंसू थे। किसी का दिल दुखाने वाले को सजा मिलती है, सिर्फ सजा हमें भी, इसलिए कुछ भी बोल रही है आप? आर्यमन ने उसकी बात को काट कर कहा। वो नम आंखों से उसे देखने लगी। हम जानते हैं आपको हमसे शादी करनी पड़ी क्योंकि हालात बन गए थे और फिर निभानी पड़ी, पर अब आप दिमाग खराब कर रही है हमारा। बस करिए उर्वी। आर्यमन ने उसकी बात को काटा। वो समझ रहा था वो आगे क्या कहेगी, और उर्दी वो नम आंखों से उसे देखकर बोली, टूटे दिल की बद्दुआ लगती है आर्या, हमें मां बनना है, उन्होंने बहुआ दी, हमारा बच्चा आएगा ना वापस हमारे पास। उसकी तड़प को समझना मुश्किल नहीं था। आर्यमन जो अब तक उसे संभाल रहा था वो एकदम ही चुप सा हो गया। उसने आज ही सोचा था वो उससे बात करेगा क्योंकि वो संभल रही थी, मगर अब उससे कुछ कहते नहीं बना। रोती हुई उर्वी ने कहा, हमने किसी का दिल नहीं तोड़ा जानकर, पर हम थोड़ी आपको छोड़ सकते हैं, आप हमारे पति हो, हमें बहुआ देकर गई है वो। क्या हम इतने बुरे हैं जो भगवान जी हमेशा ऐसे करते हैं? आर्या हमारा बच्चा वो वापस आएगा ना हमारे पास। आर्यमन ने आंखें भींच ली, उसकी आंखों से कोने से आंसू की बूंद निकली। भाग 147। अब आप दिमाग खराब कर रही है हमारा। बस करिए उर्वी। आर्यमन ने उसकी बात को काटा। वो समझ रहा था वो आगे क्या कहेगी, और उर्दी वो नम आंखों से उसे देखकर बोली, टूटे दिल की बद्दुआ लगती है आर्या, हमें मां बनना है, उन्होंने बद्दुआ दी, हमारा बच्चा आएगा ना वापस हमारे पास। उसकी तड़प को समझना मुश्किल नहीं था। आर्यमन जो अब तक उसे संभाल रहा था वो एकदम ही चुप सा हो गया। उसने आज ही सोचा था वो उससे बात करेगा क्योंकि वो संभल रही थी, मगर अब उससे कुछ कहते नहीं बना। रोती हुई उर्वी ने कहा, हमने किसी का दिल नहीं तोड़ा जानकर, पर हम थोड़ी आपको छोड़ सकते हैं, आप हमारे पति हो, हमें बहुआ देकर गई है वो। क्या हम इतने बुरे हैं जो भगवान जी हमेशा ऐसे करते हैं? आर्या हमारा बच्चा वो वापस आएगा ना हमारे पास। आर्यमन ने आंखें भींच ली, उसकी आंखों से कोने से आंसू की बूंद निकली। आर्यमन ने अपने आंसुओं को पहले ही पोंछ लिया। उसने खुद को संभाला, फिर उर्वी की पीठ पर हाथ फेरने लगा।
इस समय उसे नयन पर तेज गुस्सा आ रहा था, वो लड़की इस हद तक गिर रही थी। उर्वी, बस अब चलिए, सोना है, बस रोना बंद करिए। वो उसके आंसुओं को पोंछकर उसे कमरे में लेकर आया, तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। उर्वी के साथ साथ आर्यमन ने सामने देखा। थाली लिए रागिनी आई। भैया, भाभी ने ढंग से खाया भी नहीं, इसलिए मैं खाना लेकर आई हूँ, खिला देती हूँ, आप भी खा लीजिए। हम ठीक है, आप परेशान मत होइए, उर्वी ने कहा। वो प्लेट लगाती हुई एक प्लेट लेकर उसका हाथ थामती हुई उसके बगल में बैठी। भाभी, आप बहुत सीधी है। जो उसकी बात सुनी वो पागल हो चुकी हो, एक दो झापड़ और पड़ेगे, अकला जाएगी, बदतमीज कहीं की। और भैया आप सुन लीजिए, मैं माँ को अभी नहीं बता रही, पर वो है या आप उसके पास गए तब मैं बताती हूँ आपको भी। आर्यमन ने बहन की तरफ देखा, कुछ बोला नहीं। रागिनी को नयन पर तेज गुस्सा आ रहा था। उर्वी को खिलाते हुए उसने कहा, आप बहुत अच्छी हो भाभी, बहुत अच्छी और सबसे प्यारी। भगवान जी आपके साथ बुरा नहीं करेंगे, जो हुआ इम्तिहान था, आगे सब अच्छा होगा। आप एक प्योर इंसान हो जो सबकी फिक्र करती है, पर हर इंसान इस काबिल नहीं होता कि हम फिक्र करें। उर्वी नम आंखों से मुस्कुराई, बहुत समझदार हो गई है आप, माँ आपको क्रेडिट देंगी इसका। रागिनी ने हंसकर कहा, जो उर्दी के होठों पर भी मुस्कान ले आया। आर्यमन को लगा अब वो कैसे उसे वो सच बताए, उसे सब बताना अब उसे और भी मुश्किल लगा। उसने एक गहरी सांस लिए उसे देखा जो अब मुस्कुराई थी। भैया खाना खा लीजिए आप भी, अब मैं धमकी नहीं दे रही हूं, पर कोई भी ऐरा गैरा मेरी भाभी को तंग करेगा तो इससे भी तगड़ा झापड़ खाएगा, फिर दोस्त हो आपकी या कोई भी। उसने अपनी बात कही। आखिर तक उर्वी के लिए उसका प्यार नजर आया और वो खुलकर मुस्कुरा दी। शायद कुछ अच्छा किया जो इतने सब है हमें दिल से चाहने के लिए, उर्वी ने आहिस्ता से कहा। तो रागिनी ने उसके गाल पर किस किया। और आपको चुप रहकर सुनना नहीं है, समझे आप। आर्यमन बस सब खामोशी से देखता रहा। अभी तो वो उर्वी को चाहकर भी कुछ नहीं बता सकता था, ये वक्त ही ठीक नहीं था। अभियुक्त के होठों से लगी सिगरेट का धुआं हो रहा था। क्यों आज वो इतना बेचैन हो गया, क्यों उसके बारे में सोचता रहा। वो लड़की इतना मायने रखने लगी थी, जब वो सोच भी रहा था वो नहीं आएगी तब उसे इतनी बेचैनी क्यों हुई। वो जानता था 1 साल तक का ये रिश्ता था, रिश्ता भी कहाँ समझौता था, ये एक समझौता जो उसने खुद किया था। फिर क्यों वो चाह रहा था वो वापस आए। आज तो वो आ गई थी, पर ये हमेशा होगा। क्यों वो उसे ना देखकर इतना बेचैन हुआ, जबकि उसके आते ही शांत पड़ गया। क्यों वो चाहता था वो उसे छोड़कर ना जाए। अभियुक्त को अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा। सिगरेट बुझाकर अपना मुंह खोलकर उसने कुछ गहरी सांसें ली और वो कमरे में आया। प्रणति बाथरूम से बाहर निकल रही थी, उसका ध्यान खुद में ही उलझा हुआ था। वो आगे बढ़ रही थी, ध्यान गया ही नहीं और वो सामने से आ रहे अभियुक्त से टकराई, जो खुद जाने किन सोचों में गुम था। उसके सामने वो कद में काफी छोटी थी, तो उसके सीने से सर टकराया और उसी पल अभियुक्त ने अनायास ही उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे खींचा और एक बार फिर से प्रणति का सर उसके सीने से टकराया। बाप रे, मर जाएंगे ऐसे किसी दिन हम। वो अपना सर सहलाती हुई उससे दूर होकर बोली। अभियुक्त के हाथ अब भी उसकी कमर पर थे, जिसके चलते दोनों के बीच कम फासला था। प्रणति अपना सर सहलाकर उसे देखती हुई आंखें चढ़ाकर बोली, वैसे तो यही आप पत्थर दिल पर, ये आपका पत्थर वाला सीना हमारा सर फोड़ देगा। मेरी क्या गलती देखकर क्यों नहीं चलती तुम। अभियुक्त भला इतनी आसानी से अपनी गलती मान ले, ये कैसे हो सकता था। उसकी बात सुनती प्रणति ने उसकी ओर देखा और आंखें चढ़ाती हुई बोली, हाँ तो आप नहीं देख सकते थे, आंखों का इस्तेमाल करने के लिए ही दिया है भगवान ने। ये तुम आजकल हर वक्त मुझसे लड़ने के लिए क्यों तैयार रहती हो। वाह, उल्टा हम लड़ते हैं। हिम्मत है हमारी जो रह लेते हैं आपके साथ एक छत के नीचे एक कमरे में। वो भी एकदम लड़ाका अंदाज में बोली। अभियुक्त, जिसके हाथ उसकी कमर पर ढीले पड़ने ही लगे थे, उसने वापस उसकी कमर पर अपने हाथ को कसकर उसे अपने करीब खींचा। वो खींचती हुई उसके एकदम करीब आ गई। प्रणति ठिठक सी गई। वो चेहरा उचकाकर कुछ हिचकिचाती हुई उसे देखने लगी और अभियुक्त वो गहराई से उसे देखता हुआ बोला, रहना पड़ेगा तुम्हें मेरे साथ। किस हक से। प्रणति अभियुक्त सिंह राठौड़ होने के अधिकार से। वो भी गहराई से उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। प्रणति ठहर सी गई, उसे अपनी मामी की कही बातें याद आने लगी। पर अभियुक्त उसके साथ शादी निभाना, इसके बारे में उसने कब सोचा। आप प्लीज छोड़िए हमें, उसने अपनी कमर पर रखे उसके हाथ को देखकर कहा। तो अभियुक्त ने एकदम ही अपने हाथ को पीछे कर लिया। सॉरी, हमने सही सुना, प्रणति ने हैरत से कहा। तो वहीं अभियुक्त ने ठंडी सी एक सर्द निगाह उस पर डाली। राठौड़ साहब अब सॉरी बोलना सीख गए, वैसे बोल कैसे लिया आपने तानाशाह महाराज, आपकी तानाशाही पर असर नहीं पड़ेगा, प्रणति ने हैरत और ताने मारने वाले अंदाज में कहा। तो अभियुक्त अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे देखने लगा। ज्यादा नहीं हो रहा है अब, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको लगता है ना हम आपसे डर जाएंगे क्योंकि आप हमारे पति बन गए हैं, तो ये गलतफहमी है आपकी मिस्टर तानाशाह। उसने भी अकड़ दिखाए और बाल झटकती हुई मुंह बनाए उसे अकड़ दिखाकर वहां से आगे बढ़ गई।
अभियुक्त थोड़ा सा मुंह खोले बहुत अजीब तरह से उसे देख रहा था। अगले ही पल उसके लिबों पर एक अनजानी सी मुस्कान आ गई जिसका उसको एहसास तक नहीं हुआ। भाग 148। बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको लगता है न हम आपसे डर जाएंगे क्योंकि आप हमारे पति बन गए हैं तो ये गलतफहमी है आपकी, मिस्टर तानाशाह। उसने भी अकड़ दिखाए और बाल झकती हुई मुंह बनाए उससे अकड़ दिखाकर वहां से आगे बढ़ गई। अभियुक्त थोड़ा सा मुंह खोले बहुत अजीब तरह से उसे देख रहा था। अगले ही पल उसके लिबों पर एक अनजानी सी मुस्कान आ गई जिसका उसको एहसास तक नहीं हुआ। प्रणति बेड पर आकर बैठी उसकी बातों पर मुंह बनाकर खुद में बड़बड़ाए, समझते हैं जैसे सब इनकी मर्जी से चलेगा। पति है तो क्या गुलाम बना लेंगे हमको। अभियुक्त जो अपनी मुस्कान को समेटकर बेड की तरफ आया वो उसकी बड़बड़ाने की आवाज सुनकर उसके बराबर में अपनी जगह पर आकर बैठा। गुलाम बनाने की कब बात की मैंने, उसने अपने ही अंदाज में कहा। उसकी बात सुनते ही प्रणति पहले तो चौंकी फिर एकदम बुरा सा मुंह बनाकर उसने उसकी ओर देखते हुए ही जवाब दिया, आपको लगता है वो नौबत हम आने देंगे। प्रणति श्रीवास्तव डरती नहीं है किसी से, डराने पर आया भी नहीं हूं मैं, अभियुक्त ने जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर प्रणति के चेहरे पर भाव बदले। वो बुरा सा मुंह बनाए बोली, तो क्या करेगी आप, अपनी तानाशाही मत दिखाए हमें। अभियुक्त ने आंखें छोटी करके उसे देखा। वो सर झटकते हुए तकिया ठीक कर अपनी जगह पर लेट गई। प्रणति को देखता अभियुक्त भी अपनी जगह पर लेट गया। नजर अब भी उस पर थी। तुम मिली अपनी फैमिली से, मुझे लगा नहीं आओगी, उसने आहिस्ता से कहा। उसकी आवाज धीमी हो गई थी। मन में जो डर था वो आंखों में नजर आया मगर उसने पल भर से खुद को संभाल लिया। प्रणति ने जब ये सुना अपनी मामी की बातें याद आने लगी। शादी निभाने की कही उनकी बात को वो याद कर आहिस्ता से बोली, अभी वो वक्त नहीं बीता तो वापस आना ही था। ये सुनते ही अभियुक्त को एक दफा फिर से वो याद आया। शांत सा होकर कुछ पल तक उसे देखते रहने के बाद अभियुक्त अपनी जगह पर लेट गया। अनायास ही प्रणति को याद आया जो उसे सीमा जी ने उसकी माँ और कावेरी जी के बारे में बताया था। उसने सोचा वो अभियुक्त को ये बताए या ना बताए। कुछ पल तक उसे देखने के बाद जब लगा वो नींद में होगा तब वो चुप हो गई। उसने कुछ नहीं कहा, अपनी आंखें बंद कर ली। इस घर में सब कुछ ही उलझा हुआ था। पूजा की तैयारी में लगी सुहासिनी जी के बराबर में आकर वो बैठी। पीले रंग के सलवार कमीज के साथ उसने सर पर दुपट्टा रखा था। वो बाती बनाने में उनकी मदद करने लगी। सुहासिनी जी हल्का सा मुस्कुरा दी, ईश्वर आपको खुश रखे, उन्होंने प्यार से कहा। जो सुनकर प्रणति हल्का सा मुस्कुरा दी। उसने पूजा की तैयारी में मदद की। उसके बाद अब धीरे धीरे बाकी सब भी इकट्ठा होने लगी। आरती के बाद वो सबको प्रसाद देने लगी। यशवर्धन जी के सामने आते आते उसके कदम रुके। जहन में फिर से वही बात चलने लगी। शायद वो इतने गलत नहीं थे जितना समझा जा रहा था। और कावेरी जी, उनकी जिंदगी में आखिर क्या हुआ था ये सब वो जानना चाह रही थी मगर उन दोनों से बात नहीं कर सकती थी। प्रसाद देकर उसने थाल रखी। अभियुक्त नहीं था। उसने कमरे की तरफ देखा जो अब तक नहीं आया। दादी जी ने अपने कमरे की तरफ उठती उसकी नजरों का पीछा किया तो बोली, जाइए दे आइए अभियुक्त को प्रसाद। जी दादी, वो आहिस्ता से बोली। अभियुक्त कमरे में ही था। शर्ट के बटन लगाते हुए उसके गठीले बदन पर वो एकदम बैठ गई जिससे उसके सीने से उभार साफ नजर आ रहे थे। कॉलर ठीक करते हुए उसने आईने पर नजर उठाकर बालों में हाथ घुमाया। दरवाजे पर वो रुक गई थी। उसे इस तरह से देखकर वो आगे बढ़ती हुई बड़बड़ाए, इतने तैयार होकर रहने वाले इंसान हैं, लीजिए। वो सीधा उसके सामने आ गई। अभियुक्त ने उसकी तरफ देखा, क्या प्रसाद आपको पीले नहीं नजर आ रहे हैं, वो भी उसी अंदाज में बोली। अभियुक्त ने उसका हाथ देखा फिर उसे घूरा। वो हाथ आगे बढ़ा चुकी थी। उसने बेअसर से अंदाज में कहा, मुझे नहीं चाहिए। अरे, प्रसाद के लिए मना कर रहे हैं, ईश्वर का अपमान होता है, चुपचाप लीजिए और माफी मांगिए, गलत बात है ये, वो एकदम उसे समझाते हुए बोली। इस समय ऐसा लग जैसे वो बहुत बड़ी थी और अभियुक्त कोई छोटा बच्चा। नहीं चाहिए मुझे और तुम मुझे समझाना बंद करो, खुद को मेरा टीचर समझने की जरूरत नहीं है, अभियुक्त ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। जो जवाब सुनकर प्रणति ने कहा, हमें शौक भी नहीं है, बदतमीज है आप, ऐसे भगवान का आशीर्वाद लेने से मना नहीं करना चाहिए, तुम ले लो, काम आएगा, मेरे काम का नहीं है, उसने जवाब दिया। सख्त सा होता उसका चेहरा देखकर वो शांत हो गया। उसने छोटी सी वो प्लेट अब टेबल पर रखी और अभियुक्त जो जाने लगा था उसकी शर्ट का बाजू पकड़कर उसे रोका। वो जो दूसरी तरफ घुमा ही था उसने पलटकर उसकी तरफ देखा। आंखों में एकदम ही सख्ती सी आई। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, जरूरी नहीं हम मुंह फेर ले तो, बोलते बोलते वो रुकी। फिर उसने कहा, खैर आपकी जो मर्जी। उसने अपने माथे पर लगे तिलक और चंदन को अपनी उंगली से लगाया। अभियुक्त नासमझी से उसे देख रहा था। वो उसके गले पर हल्के से वो उंगली रखकर बोली, भगवान जी आपका बनाया ये पीस थोड़ा ज्यादा ही अकड़ू है, गुस्सा होकर नाराज होने की जगह इनको सद्बुद्धि दीजिए।
अभियुक्त अजीब तरह से उसकी हरकतों को देख रहा था। अब जैसे ही ये सुना, आंखें चढ़ाकर उसने उसे घूरा। एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? मेरे पास दिमाग नहीं है। हमने हमने कब कहा ऐसा? आपने सुना क्या? वो एकदम ऐसे अनजान बनी बोली जैसे कुछ पता ना हो। अभियुक्त ने एकदम आंखें चढ़ाए उसे घूरा। तुमने क्या कहा? अभी सद्बुद्धि? ओह वो तो अच्छी बात है। आपको जरूरत है और आपकी अकड़ आपको मांगने देगी नहीं, इसलिए हमने मांग लिया। उसने एकदम आराम से उसकी बात को काटकर जवाब दिया। अभियुक्त आंखें चढ़ाए उसे घूरने लगा, जो देखकर उसने कंधे उचका दिए। अब क्या किया? अजीब हरकतें करना बंद करो, अभियुक्त ने चिढ़कर जवाब दिया। प्रसाद की वो मिठाई तोड़कर प्रणति ने अपने मुंह में डाली। मत लीजिए, आपकी अपनी अकड़ बहुत है। अभियुक्त ने सर झटका। ब्लेजर पहनते हुए वो गुमसुम सा हो गया। आखिरी बार अपनी माँ के लिए वो ऐसे ही किसी मूर्ति के सामने रोया था, गिड़गिड़ाया था, बहुत रोया था वो बच्चा, पर उसे कुछ हासिल ना हुआ। पूजा में तो बैठे थे आप? शादी की एक रस्म थी, मैंने बस रस्म निभाई थी, उसने जवाब दिया। अंदाज गंभीरता से भरा था। प्रणति ने फिर से उसकी तरफ देखा, उसके बाद अपना हाथ साफ करती हुई उसके पास आए। खाने चले गए या वो? नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। सपने में ऐसा क्या खा लिया आपने? वो भी अपने ही अंदाज में बोली। अभियुक्त ने उसे फिर से घूरा। ये लड़की वाकई बहुत बोलने लगी थी। भाग 149। पूजा में तो बैठे थे आप? शादी की एक रस्म थी, मैंने बस रस्म निभाई थी, उसने जवाब दिया। अंदाज गंभीरता से भरा था। प्रणति ने फिर से उसकी तरफ देखा, उसके बाद अपना हाथ साफ करती हुई उसके पास आए। खाने चले गए या वो? नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। सपने में ऐसा क्या खा लिया आपने? वो भी अपने ही अंदाज में बोली। अभियुक्त ने उसे फिर से घूरा। ये लड़की वाकई बहुत बोलने लगी थी। चलिए अब चुपचाप खाना खाने, प्रणति ने उसे घूरकर एकदम ऑर्डर देने वाले अंदाज में कहा। अभियुक्त ने आंखें उचकाए। वो लड़की उस पर इस तरह से हुक्म चलाने लगी थी जो उसके लिए नया था। इतनी हिम्मत उसकी बहन के अलावा किसी की ना थी। तुम्हें नहीं लगता तुम अब बहुत ज्यादा? जो भी लगता है वो आप हमें बाद में बता देना। चलिए चुपचाप और बिना ना नुकुर नखरे किए नाश्ता करिएगा। अब समझ आ रहा है ना क्यों हर समय घायल शेर बने घूमते थे? भरपेट खाना खाएंगे, नहीं तो दूसरों पर ही गुस्सा उतारेंगे। प्रणति ने उसकी बात काटकर कहा, जो सुनकर अभियुक्त ने फिर से उसे घूरा, जो उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती यहां से लेकर जाने लगी। अभियुक्त की नजर आगे बढ़ती प्रणति पर थी, जिसने उसके हाथ को बहुत ही आराम से पकड़ रखा था। वो आगे बढ़ती रही, अभियुक्त की नजर पल भर को उससे नहीं हटी। चलिए आइए, इतना कहकर वो उसके हाथ को छोड़ती हुई आगे बढ़ गई। जब उसने उसके हाथ को छोड़ा, एक अजीब सा एहसास हुआ। अभियुक्त वो बस अपने खाली हाथ को देखता रहा, फिर उसके पीछे चल दिया। वो कमरे में आए आर्यमन को देखकर चाय का कप लाकर रखा। अभी उठा ही था वो, उसने उसकी तरफ देखा। हमें उठाया क्यों नहीं? आर्यमन ने उसकी ओर देखकर पूछा। कल रात को बहुत परेशान कर दिया था हमने आपको। देर रात तक जाग रहे थे आप हमारी वजह से, तो इसलिए सोचा आपको आराम करने दे, उर्वी ने आहिस्ता से जवाब दिया। उसकी बात सुनकर आर्यमन ने उसे देखा। चाय का कप देखकर उसने उर्वी से कहा, खुद गई थी रसोई में? जब कहा है तो समझ क्यों नहीं आता आपको? अभी आपकी माँ जी ने कहा होता तब कोई परेशानी नहीं, और हम कुछ कहे कोई वैल्यू नहीं। ऐसा नहीं है, आपकी सुबह की चाय बनाने गए थे बस, उर्वी ने जवाब दिया। वो नयन के कहे उन शब्दों के बारे में भूली नहीं थी। उसकी नज़र में किसी का दिल दुखाना सबसे ज्यादा गलत था। जो वो कर चुकी थी, इस बात ने उसे परेशान किया। आर्यमन ने कुछ कहना चाहा, अनायास ही उसकी नज़र दरवाजे पर गई। वो उठा। अभियुक्त को देखकर आर्यमन ने उर्वी की तरफ देखा, जो उसकी नजरों का पीछा कर सामने देखने लगी। भाई को देखते ही उसने चेहरे फेर लिया और वो धीरे कदमों से उसके सामने आ गया। दी प्लीज एक बार बात करिए, वो बेहद धीमी आवाज में बोला। उसकी बात सुनकर उर्वी ने सपाट अंदाज में कहा, नहीं सुननी कोई बात। आर्यमन आप? उर्वी बस आराम से, खुद भी परेशान है और उनको भी कर रही है। बात करिए आप दोनों, उसने उसकी बात का जवाब नरमी से दिया। वो चाय का कप लिए वहां से निकल गया। अभियुक्त को अजीब सी शर्मिंदगी हुई। जब वो यहाँ आया था आर्यमन ने कुछ नहीं कहा, उल्टा उसे समझ रहा था। आई एम सॉरी ना, आई एम सॉरी, मैं बस आपके बारे में सोच रहा था। वो नयन, वो लड़की क्यों है? जीजू से लिंक बार बार नाम आ रहा है, मैं एक बार फिर वो नहीं झेल सकता ना। मेरी दी को कोई आप समझ नहीं रही है, वो परेशान सा बोला और अपनी बात ढंग से रख तक नहीं पा रहा था। नयन के साथ आर्यमन का नाम आया, जो सुनते ही उर्वी ने उसे देखा। तुम्हें अंदाजा है किस तरह से बर्ताव किया था तुमने? अभी वो बेइज्जती के हकदार नहीं थे आर्या जो तुमने की। पापा हमेशा इस तरह से ही करते हैं, तोहफे देना, सौदेबाजी कर रहे हैं क्या? नीचे दिखाने की कोशिश करना कहते हैं इससे। समझौता कर रहे हैं वो अपनी बेटी के लिए, और तुमने तो हद कर दी। नयन वो बेमतलब से अगर कुछ भी कहती है, मतलब ये नहीं है तुम उन पर शक करोगे हमसे बात करते। और क्या क्या किया तुमने?
ये सिखाया हमने तुम्हें, ऐसे एक लड़की की मजबूरी का फायदा उठाना। उर्वी आखिर बोल पड़ी, अंदाज अब भी गुस्से वाला था। दी वो उस वक्त अदिति भाभी की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी और प्रणति को लेकर मेरी कंफ्यूजन बहुत थी जो मुझे कुछ सोचने लायक नहीं छोड़ती है ना। तुम्हें पता है अपने गुस्से में कुछ भी ना सोचना और कुछ भी कर जाने वाली आदत पापा पर गई तुम्हारी। आप मुझे उनसे कंपेयर नहीं कर सकती दी। अपनी बहन के मुंह से ये सुनकर उसने कहा तो उर्वी ने घूरा वो बहन के पैरों में बैठ गया। आप कुछ भी करो कहो आज बस मुझे माफ कर दो दी प्लीज। उर्वी ने आंखें भींच ली। ये उसका छोटा भाई सब जानता था उसे कैसे परेशान करके मनाना था। उसकी पलकें भींग गई। प्रणति ने अपने फोन को देखा, मेल देखकर उसके होठों पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो खुलकर मुस्कुरा दी, भगवान जी बहुत 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 सारा थैंक यू। आप हमेशा हमारा साथ देते हैं, ये काम हमें हमारी वजह से मिला है। ये कहते ही उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान बनी हुई थी मगर अगले ही पल छाया कि यहाँ हुआ इंटरव्यू याद आया। वो भी उससे लगा था उसकी काबिलियत के हिसाब से मिला था मगर पीछे का सच क्या था वो सोचते ही प्रणति ठहर सी गई। अभियुक्त ने जो किया था वो याद कर उसके चेहरे पर शिकन सी आ गई। हम नफरत नहीं करना चाह रहे आपसे है भी नहीं शायद, मगर जो कुछ पुरानी बातें हैं वो भुलाई भी नहीं जा सकती। उसके चेहरे पर उदासी सी आ गई। अभियुक्त के साथ उसका रिश्ता सामान्य तो नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली। कावेरी जी और यशवर्धन जी को लेकर उसे जो बताया गया था इस बारे में सोचा। क्या उसे अभियुक्त से बात करनी चाहिए? ये सवाल उसके जहन में आया पर समझ ना सकी क्या करे। भाग 150। दी आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। आप जानते हो आप मुझसे बात नहीं करती तो मुझे सब कुछ अधूरा लगता है। सॉरी, वो बेहद ही अफसोस से बोला। अपनी बहन के कदमों में बैठे अभियुक्त के चेहरे पर उदासी थी। उर्दी नाराजगी जता रही थी। उसे अपने भाई पर गुस्सा भी आया था मगर सच तो ये भी था वो खुद भी अपने भाई को परेशान नहीं देख सकती थी। उसने अभियुक्त का हाथ थामकर उसे उठाया। अभियुक्त की ओर देखती उर्वी ने कहा, अफसोस है तुम्हारे मन में। दी मैं सच में ऐसे नहीं करता, बस मैं जानता हूं मैंने बहुत गलत किया। वो सच में अफसोस में भर कर बोला। भाई को देखती उर्वी ने आहिस्ता से कहा, इसलिए तुमने उनकी मां के लिए मदद की? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है दी, मैंने वो बस इसलिए किया क्योंकि वो जरूरी था, बहुत जरूरी। अभियुक्त ने जवाब दिया। भाई की बात सुनकर उर्वी मन ही मन राहत महसूस कर रही थी। दी आई एम सॉरी, आप मुझसे नाराज मत रहिए, उसने एक बार फिर से कहा। दुनिया जहान के सामने अकड़कर रहने वाला वो अभियुक्त सिंह राठौड़ इस समय वो लग ही नहीं रहा था। उर्वी ने अपना मन कड़ाकर रखा था पर कब तक। उसकी आंखें भरी तो अभियुक्त ने फौरन ही उसे गले लगाया। रोइए मत दी। उर्वी ने खुद को संभाला। उसे एहसास नहीं हुआ था कब उसका छोटा भाई जिसके लिए वो हमेशा खड़ी रहती, उसका ध्यान रखने से लेकर उसके लिए लड़ने तक, वो अब बहुत बड़ा हो गया था। उसके सीने से लगी वो अपने आंसुओं को संभाल कर उससे दूर हुई। अभी हम। उर्वी रोती हुई इतना बोली। उसके आंसुओं को पोंछते हुए अभियुक्त ने धीरे से कहा, आप रोइए मत। उर्वी एक बार फिर से उसके गले लग गई। अभियुक्त की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। उसने खुद को संभाला। दी आई एम सॉरी। वो भी संभली और प्यार से उसके गाल को छूकर उसका चेहरा अपनी तरफ झुकाकर उसके माथे को चूम लिया। अभियुक्त के मन को सुकून सा मिला। पलकें भींगने लगी थी मगर उसने खुद को संभाल लिया। अभी प्रणति एक बहुत अच्छी इंसान है और उससे भी अच्छी हमसफर है, वो आपके लिए संभाल लीजिएगा, उसने बेहद ही नरमी से कहा। उसकी बात सुनते ही अभियुक्त की आंखों के सामने प्रणति का चेहरा आ गया। वो चुप सी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था इस बात का क्या जवाब दे। सुन रहे हो हमारी बात? उर्वी ने उसे खोया हुआ देखकर एक बार फिर से कहा। अभियुक्त का ध्यान उस पर गया। उसने धीरे से गर्दन हिला दी। कमरे के दहलीज पर आर्यमन कुछ देर तक खड़ा रहा। वो उर्वी को देखकर अच्छा महसूस कर रहा था। वो खुद भी इन दिनों अपने भाई से बात न कर पाने के चलते परेशान थी। दादी जी, उसकी आवाज सुनकर सुहासिनी जी ने उसकी तरफ देखा। प्रणति को देखकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। कमरे में इस समय उमाशंकर जी नहीं थे तो वो उनके पास आ गई। उसने चाय का कप दिया। बहुत अच्छी चाय बनाती है आप। प्रणति हल्का सा मुस्कुरा दी। सुहासिनी जी ने उसकी ओर देखकर कहा, कुछ बात करनी है आपको बेटा? वो एकदम ही हड़बड़ा सी गई। फिर उसने संभल कर जवाब दिया, बस ऐसे ही। आपकी माँ ठीक है? सुहासिनी जी ने पूछा तो उसने हाँ में जवाब दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था वो उनसे किस तरह से बात करे। कुछ पल की चुप्पी के बाद सुहासिनी जी ने खुद ही कहा, अभियुक्त और उर्दी के मन में सबके लिए नाराजगी रही क्योंकि किसी ने यशवर्धन को रोका नहीं। वो दोनों बच्चे इस भरे पूरे परिवार में रहकर भी अकेले बचपन बिताया। यही नाराजगी अभियुक्त के मन में सबके लिए नफरत भर गई। दादी, वो गलत तो नहीं है, किसी भी बच्चे के लिए अपनी माँ की जगह इतनी जल्दी किसी को देना आसान नहीं, खासकर जब परिस्थिति ऐसी हो।
प्रणति ने बहुत धीमी सी आवाज में कहा। जानते हैं, पर एक माँ के लिए भी अपनी औलाद को छोड़ना नहीं आसान। इस मामले में केवल हमारी गलती थी। एक बेटा खो चुके थे, दूसरा अपनी जिंदगी अलग बसाने को तैयार था और बिना औलाद के रहने की हिम्मत नहीं थी हम में। ऐसा कहते हुए उनकी पलकें भीग गई। प्रणति के जहन में एक बार फिर से अपनी मामी की कही बात याद आने लगी। वो कुछ सेकंड तक उनको देखने के बाद बोली, और माँ के साथ जो हुआ वो। वैसे नव्या जब हुई थी तब कावेरी यहाँ नहीं थी। वो कानपुर में थी अपने किसी जानने वाले के साथ, क्योंकि अभियुक्त उनको देखकर ही चिल्लाने लगता। कुछ महीने के लिए यशवर्धन उनको छोड़ आए, उसके बाद नव्या पैदा हुई, फिर उन्हें यहाँ आना ही पड़ा। उर्वी तो हमारी बच्ची शांत हो गई थी, मगर अभियुक्त उनके मन में नफरत बढ़ गई। पर बच्चों ने कभी नव्या के जाहिर नहीं किया किसी तरह ही नफरत को। दादी जी ने बताया। उनकी बात सुनती प्रणति चुप हुई, मगर ये तो समझ आ गया था उसकी माँ और मामी की बात पूरी तरह से सच थी। कावेरी जी के साथ गलत हुआ था, इस बारे में किसी को शायद नहीं पता था। क्यों नहीं बताया गया? प्रणति चुप थी, एकदम चुप। सुहासिनी जी ने उसकी तरफ देखकर नरमी से एक बार फिर से कहा, बेटा हम जानते हैं अभियुक्त ने आपके साथ गलत किया, पर शादी हो गई। शादी बहुत नाजुक बंधन है, पर उतना ही मजबूत भी। अब तक हमारे अभियुक्त को उर्दी के अलावा कोई नहीं शांत कर सकता था। रजनी की इज्जत करते हैं, कुछ नहीं कहते, पर उतने करीब नहीं। मगर आप जब से आए हैं अलग से हो गए, आप संभाल लेंगी शायद उन्हें। हम कोशिश करेंगे, पर दादी जी एक औरत किसी भी गलत रिश्ते में सिर्फ संभालने के लिए नहीं होती। माफ करिएगा हमारी बात गलत लगेगी, मगर आप जानते थे तो आपको माँ के साथ उनकी शादी नहीं करवानी चाहिए थी। उसने जवाब दिया। वो ज्यादा वक्त तक अपने मन की बात को मन में नहीं रख सकती थी। उसकी बात सुनकर सुहासिनी जी की मुस्कान सिमट गई। माफी चाहेंगे, हम आपको उदास नहीं करना चाहते थे। नहीं, आपकी बात गलत नहीं बेटे, वो उदासी से बोली। जब से सब बातें समझ आने लगी थी, उनको अपने सीने पर बोझ महसूस हो रहा था। उन्होंने प्रतिमा की जिंदगी बर्बाद कर दी अपनी चाहत के चलते। अभियुक्त को ये सब बताना चाहिए। क्या वो मानेगा? पता नहीं क्या होगा। क्या यशवर्धन जी और कावेरी जी की मजबूरी रही होगी? प्रणति के मन में इस वक्त सवाल ही थे, मगर इनका जवाब वो जानती तक ना थी। भाग 151। आर्यमन को अपनी आंखों के सामने देखकर नयन की आंखों में चमक आए। वो अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। बिस्तर पर आए सिलवटें, अपने नाइट ड्रेस, वक्त, कमरा, किसी चीज का भी उसे कोई ख्याल ना था। वो उसे देखकर बेहद खुश थी। आखिर वो उसके सामने जो था, जिसके आगे उसे मानो कुछ नजर ही ना आता था। आर्यमन का चेहरा सख्त था, उसे खुशी नहीं हुई थी। वो बस बेहद सख्ती से उस लड़की को देख रहा था जिसने उसकी पत्नी को बेइज्जत किया था। उसे परेशान करके आई थी, जो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। आर्या, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, तुम मुझसे बात भी नहीं करते, कितनी कॉल्स की थी तुम्हें? वो उसकी तरफ आती हुई बोली। उसके पास आती नयन को देखकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, वो रुक सी गई। आर्यमन को देखकर उसे कुछ नजर नहीं आया था, मगर अब जाकर उसकी नजर उसके सख्त होते चेहरे पर पड़ी। आर्यमन ने एकदम ही सख्ती से कहा, हमारी एक बात को कान खोलकर सुन लीजिए, आप नयन बहुत मर्यादा में रख लिया है हमने खुद को, मगर अब अगर आप हमारी पत्नी को तंग करती नजर आए तब सारे लिहाज भूल जाएंगे हम। ओह, तो तुम्हारी बीवी ने? हमने कहा बस उनका नाम भी अपनी जबान पर लाने की जरूरत नहीं है। हमारी उर्वी को परेशान करना बंद करो, वरना आगे जो होगा खुद जिम्मेदार होगी। यहाँ से गुजरते हुए आंटी मिली, उनको देखकर आना पड़ा, मगर तुम जैसी लड़की से दोस्ती तो अब इस जन्म में मुमकिन नहीं है। उसने सख्ती से उसकी बात को काटकर कहा। वो कुछ कहने लगा था, नीचे से उसकी आती आवाज सुनकर आर्यमन चला गया। नयन की आंखों में सूनापन 2 पल के लिए उतरा, अगले ही पल उसकी आंखों में गुस्सा सा उतर आया, बहुत तेज गुस्सा। उसने दांत पीसते हुए कहा, उर्वी सिंह राठौड़, अब जिद है तुम्हें तो आर्यमन की जिंदगी से निकालकर फेंक कर रहूंगी मैं। आर्यमन नीचे आया, उसने उसकी मां को देखकर कहा, थैंक यू आंटी, पर हम जल्दी में हैं। बेटा, मैं कह रही थी नयन से बात करते, सुन ही नहीं रही है हमारी बात। रिश्ता टूटा, उसका सदमा लगा है, ना किसी से मिलकर शादी करना चाह रही है, ना कुछ कहती है। वो अपनी बेटी के लिए परेशान थी, इसलिए उससे कहा। आर्यमन ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जी जी करते हैं हम, अभी भी वही कहकर आए थे। चलते हैं हम घर पर, माँ इंतजार कर रही होंगी। जाओ। और उर्दी कैसी है? उस रोज मिली थी, फिर हिम्मत नहीं हुई, बहुत परेशान थी वो, उसकी माँ ने अफसोस से कहा। आर्यमन कुछ कहने ही लगा था, उसी पल उसकी नजर सीढ़ियों से उतरती नयन पर पड़ी तो उसने कहा, ठीक है, वो तो उनको संभालने के लिए हम हैं। वो हल्का सा मुस्कुरा दी, संभालना ही चाहिए, ध्यान रखना उसका अच्छे से। जी जरूर, आर्यमन ने जवाब दिया। उनके कहने पर भी वो रुका नहीं और सीधा वहां से निकल गया। नयन उसे जाते देखती रही। कावेरी जी रसोई में ही थी जब वो अभियुक्त के लिए कॉफी बनाने के लिए आई। उसने उनको देखा, वो उसे देखते ही बोली, कुछ चाहिए बेटा? नहीं, बस थोड़ा काम था।
उसने आहिस्ता से जवाब दिया। वो आकर बर्तन निकालने लगी तो उन्होंने कहा, हम बना देते हैं आपके लिए चाय। वो अवयुक्त के लिए कॉफी बनानी थी, हम बना लेंगे, उसने जवाब दिया, जो सुनकर कावेरी जी चुप हो गई। उन्होंने चाय कप में डाली और वहां से निकल गई। घर में उनके साथ सब ठीक होते कहने के लिए वो इस घर की बड़ी बहू थी, मगर उसके बाद थी जैसे कभी खुश नहीं थी। प्रणति ने उनको जाते देखा, उसके बाद सर झटका, भगवान जाने क्या चलता है इस घर में। उसने अवयुक्त के लिए कॉफी रेडी करके कप में ली और वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उससे बात करना था, जाने वो क्या समझेगा, मगर ये बताना जरूरी था। उसने कमरे में आकर उसने सामने कप रखा, अभी अभी कपड़े बदलकर अवयुक्त बैठा ही था। उसने नजर उठाकर उसे देखा, उसी पल प्रणति की नजर उस पर आई। उसे देखते ही वो बोली, दी से आज बात हुई ना, अब तो आपका दिमाग संतुलन पर होगा। वो चौंका, उसने अब तक उसे बताया नहीं था वो उर्वी से मिलने जा रहा था या उससे बात करके आया था, तो उसे कैसे पता चला। अवयुक्त को इस तरह से खुद को देखता पाकर उसने कहा, अंतर्यामी नहीं है हम, आपके चेहरे पर जो सुकून और शांति है वो देखकर ही पता चल गया है। अवयुक्त ने जब ये सुना वो ठहर सा गया और 2 पल तक उसे देखते रहा। प्रणति हल्का सा मुस्कुरा दी, अब तो खुश हैं आप। हम दी ने फाइनली बात की। अवयुक्त ने गहरी सांस लेकर कहा, आज उसे सच में सुकून मिला था, जो प्रणति भी देख पा रही थी, वरना वो ढंग से सोता तक नहीं था। वो हल्का सा मुस्कुरा दी से बात हुई, उसके अलावा तो शायद आपको किसी की इतनी पड़ी ही नहीं है। अवयुक्त ने बेहद ठहरी सी नजर उस पर डाले उसे देखा, मगर कहा कुछ नहीं। प्रणति ने कुछ पल तक सोचने के बाद आहिस्ता से कहा, कुछ बात करनी थी। हम उसने कॉफी की घूंट भरते हुए कहा। प्रणति को पता था यशवर्धन जी के और कावेरी जी के जिक्र से ही वो खफा होगा, मगर फिर भी उसे लगा ये बताना जरूरी था। वो माँ के बारे में क्या हुआ, वो ठीक है ना? अवयुक्त ने पूछा। उसे लगा वो अपनी माँ की बात कर रही थी। उनकी तबीयत भी नहीं ठीक थी, इसलिए बहुत फिक्रमंद होकर उसने पूछा था। हम प्रतिमा माँ की बात कर रहे हैं, उसने आहिस्ता से कहा। उसकी बात सुनते ही वो पूरी तरह से शांत पड़ गया। उसने उसकी माँ को माँ कहा था, ये सुनकर एक अजीब सा एहसास हुआ। आप सुन रहे हैं? हमारी माँ जानती थी आपकी माँ को। उसने जब ये कहा तो उसे बहुत हैरानी हुई, वो दोस्त थी उनकी। आपकी माँ फिर अपने पापा की डेथ के बाद यहाँ आ गई थी। वो कुछ कह ना सका, बस खामोशी से नजर फेरी। अपनी माँ के जिक्र के बाद उसका दिल बेहद भावुक हो जाता था, मगर संभाल लेता। प्रणति ने अब फिर से कहा, और एक बात। अवयुक्त ने उसकी तरफ देखा तो वो बोली, आपकी दूसरी? हमारा मतलब कावेरी आंटी, उनके साथ गलत हुआ था। नव्या आपके पापा की बेटी नहीं है, शायद उनके साथ किसी ने जबरदस्ती की थी और शायद यही वजह थी उनकी शादी की। उसे लगा उसकी बात सुनकर उसे उतनी ही हैरत होगी जितनी अपनी माँ वाली बात सुनकर हुई, मगर वो बेहद ही शांत सा रहा। उसे बिना चौंके उसे देखा तो प्रणति ने कहा, आपने सुना? हम थोड़ी पुरानी हो गई है अब ये न्यूज़ मेरे लिए, उसने जवाब दिया, जो सुनकर प्रणति जरूर चौंकी। उसकी आंखों में एकदम हैरानी उतर आई। उसे सब पता था और वो फिर भी इस तरह से रिएक्ट कर रहा था। भाग 152। और एक बात। अवयुक्त ने उसकी तरफ देखा तो वो बोली, आपकी दूसरी? हमारा मतलब कावेरी आंटी, उनके साथ गलत हुआ था। नव्या आपके पापा की बेटी नहीं है, शायद उनके साथ किसी ने जबरदस्ती की थी और शायद यही वजह थी उनकी शादी की। उसे लगा उसकी बात सुनकर उसे उतनी ही हैरत होगी जितनी अपनी माँ वाली बात सुनकर हुई, मगर वो बेहद ही शांत सा रहा। उसे बिना चौंके उसे देखा तो प्रणति ने कहा, आपने सुना? हम थोड़ी पुरानी हो गई है अब ये न्यूज़ मेरे लिए, उसने जवाब दिया, जो सुनकर प्रणति जरूर चौंकी। उसकी आंखों में एकदम हैरानी उतर आई। उसे सब पता था और वो फिर भी इस तरह से रिएक्ट कर रहा था। प्रणति की हैरानी को ये आदमी बढ़ाता ही जा रहा था। जब कावेरी जी के साथ गलत हुआ वो इस बारे में जानता था, फिर भी इस तरह से रिएक्ट करने का क्या मतलब? आप जानते हैं? उसने पूछा। अवयुक्त इतना नॉर्मल था मानो कुछ हुआ ही नहीं। उसने कॉफी का कप मुंह से हटाकर टेबल पर रखते हुए जवाब दिया, हम पता है मुझे, फिर भी इस तरह से करते हैं। आप जानते हैं उनके साथ गलत हुआ था और आपके पापा ने एक औरत को सहारा दिया, ये गलत बात नहीं बल्कि एक बहुत अच्छी बात है। फिर भी प्रणति अभी बोल ही रही थी और वो तंज से हंसा। उसके हंसने की आवाज सुनकर प्रणति चुप हो गई, वो उसे नासमझी से देख रही थी। अवयुक्त ने हंसी रोककर उसे देखा और बोला, अच्छा काम किया। अभी बीवी हो तुम मेरी, किसी रेप विक्टिम की मदद करने के लिए तुम्हें धोखा देकर उससे शादी कर लेना ठीक होगा। आपका दिमाग ठीक है, वो एकदम ही तुनक कर बोली। फिर जैसे ही उसकी बात का मतलब समझ आया वो चुप हो गई। अवयुक्त के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई। मासी मासी करते जबान नहीं थकती थी हमारी, वो हमारे लिए हमारी माँ जैसी थी, लाइक योर मामी। सॉरी, उनसे उनका कंपैरिजन नहीं है।
उसने कहा, फिर रुककर उसे देखता हुआ बोला, अकेली औरत थी वो माँ, उनको यहाँ रखना चाहती थी पर उन्होंने मना कर दिया। और फिर मेरी माँ को पता चलता है वो उनके पति का पहला प्यार थी, जिससे छिपकर मिलना उनकी आदतों में शुमार हो गया। वो पागल थी, उनके लिए इतनी पागल कि उनको अपना पति कभी गलत नहीं लगा। उनसे लड़ती थी वक्त के लिए, प्यार के लिए जो वो बाहर लुटाने के आदी हो गए थे। पहली मोहब्बत का जोश ऐसा चढ़ा कि उनके साथ बलात्कार हुआ तो वो ये भी भूल गए उनकी बीवी और 2 बच्चे हैं। माँ को बताते मेरी माँ उस वक्त भी अपनी उस बहन का सोच लेती, पर उन दोनों ने नहीं बताया। और फिर जब उनको लगा वो उनके पति के बच्चे की माँ बनने वाली है, उन्होंने खुद को खत्म कर लिया ताकि इस खानदान और उनके पति और उनकी बहन का नाम ना खराब हो। उसने मरते हुए मुझे कहा था अपनी बहन का ध्यान रखना, वो ये भूल गई थी उसका बेटा एक बच्चा है। बिना रुके जो भी उसके कहा वो प्रणति की आंखों में आंसू ले आया। आज उसने अपनी माँ को भी गलत कहा। वो सब सच जानता था, उसकी नफरत गलत नहीं थी। प्रणति ने चेहरा फेरकर अपने आंसुओं को पोंछा, तभी वो बोला, और पता है फिर मेरे बाप ने उस औरत का मसीहा बनने के लिए उससे शादी की। वो इंसान जिसे ये नहीं पता था उसकी बीवी तीसरी बार मां बनने वाली है, उसे किसी और के बच्चे की इतनी परवाह थी, उसने वक्त नहीं लगाया। उनके जो 2 बच्चे बिन मां के रह गए उनको संभालने से ज्यादा जरूरी उन्हें उस औरत को संभालना लगा। मेरी दी पहली बेटी थी उनकी, पर उनको बेटा चाहिए था और जब नव्या पैदा हुई वो खुशियां मना रहे थे। वो जो उनका खून भी नहीं, उसके लिए वो पापा बनकर रहे, पर वो 2 बच्चे जो उनके थे उनकी मां के मरने के साथ उन्होंने उनसे उनके बाप को छीन लिया। प्रणति की आंखों में एक बार फिर से आंसू आए। पता नहीं इस आदमी ने इतना सब कुछ कैसे अपने अंदर रखा था। वो आंखों को रगड़ने लगी। उसी पल उसने एक बार फिर से कहा, मैंने उस पल नफरत की उनसे जब 10 साल के अवयुक्त ने अपनी मां की चिता को आग लगाई पर दी। वो तो आज तक नहीं कर पाती, कभी नहीं, फिर भी उनको नव्या से आगे वो नहीं नजर आती। वो मेरे लिए तो शील्ड बन गई, सब कुछ करने लगी, पर उनके लिए कोई नहीं था। और अब जब उनको जरूरत है उनको तब अपने बच्चे याद आते हैं। कुछ गलत नहीं किया होगा उन्होंने, शायद एक रेप विक्टिम की जिंदगी संवार दी, अपनी बीवी, अपने अजन्मे बच्चे को मारकर और हम दोनों भाई बहन को अनाथ करके 2 जिंदगी बनाए उन्होंने, 4 जिंदगियां तबाह करके। प्रणति ने अपने होठों को भींच लिया। वो बहुत ही मुश्किल से खुद को संभालती हुई उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे देखने लगी। अवयुक्त ने हल्की सी हंसी के साथ उसकी तरफ देखा। ठीक होंगे शायद वो, पूरी दुनिया के लिए वो कितने भी अच्छे हो जाए, मेरे लिए नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। उसने जबत करके खुद को संभालते हुए धीरे से अवयुक्त को अपनी ओर किया। वो उससे लिपट गया। प्रणति ने भी एकदम कसकर अपनी आंखों को भींच लिया। उसे लगा था शायद इस बात से रिश्ते कुछ सुधर जाएंगे, शायद उसके मन में अपने पिता के लिए जो नफरत है वो खत्म हो जाए, मगर उसने जो कहा उसके बाद उसे खुद पर भी गुस्सा आया। क्यों उसने ये बात छेड़ दी? अवयुक्त ने आंखें बंद कर ली। मैं बहुत बुरा हूं, मैं नहीं हूं एक अच्छा इंसान। मैं उन दोनों को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं। उसकी आवाज धीमी हो गई। प्रणति ने खुद को समेटकर धीरे से उसके बाल पर हाथ फेरा। उसे लगा जैसे वो इस समय कुछ बोल नहीं पाएगा। अवयुक्त ने उसकी कमर के इर्द गिर्द लपेटते हुए हाथ मजबूत कर दिए। कोई नहीं था, कोई भी नहीं था उस वक्त जब मैं अपनी माँ के लिए रो रहा था। मैं किसी की जिंदगी अच्छी बनाने के लिए, इस घर के रिश्ते सुधारने के लिए नहीं भूल सकता। मेरी माँ की मौत का कारण है वो दोनों। प्रणति के लिए बोलना मुश्किल हो रहा था। उसने बहुत मुश्किल से खुद को संभालकर धीरे से कहा, नहीं जरूरत आपको माफ करने की, और अब आप अकेले नहीं हैं, हम हैं ना आपके साथ। हमें माफ दीजिए अवयुक्त, हम आपको परेशान नहीं करना चाह रहे थे। उसने धीरे से उसके सर पर हाथ सहलाते हुए कहा, पर वो कुछ नहीं बोला। प्रणति ने उसे खुद में भींच लिया। उसके दर्द की इंतहा को समझना उसके लिए मुश्किल नहीं था। और अवयुक्त जो रोज ये सब सोचते हुए गुस्से से भरा रहता, आज उसकी आंखों में आंसू थे। शायद आज उसे एक सहारा मिला था जहां वो आंसू बहा सकता था। प्रणति ने धीरे से उसके सर को सहलाते हुए झुककर उसके गाल पर हाथ रखा। आपके साथ है हम, आप अकेले नहीं हैं अवयुक्त। एक बार फिर से उसने कहा। वो उसे हिम्मत देने की कोशिश कर रही थी। उस टूटे हुए इंसान को संभालने की हिम्मत नहीं थी, पर वो कोशिश कर रही थी। भाग 153। प्रणति के लिए बोलना मुश्किल हो रहा था। उसने बहुत मुश्किल से खुद को संभालकर धीरे से कहा, नहीं जरूरत आपको माफ करने की, और अब आप अकेले नहीं हैं, हम हैं ना आपके साथ। हमें माफ दीजिए अवयुक्त, हम आपको परेशान नहीं करना चाह रहे थे। उसने धीरे से उसके सर पर हाथ सहलाते हुए कहा, पर वो कुछ नहीं बोला। प्रणति ने उसे खुद में भींच लिया। उसके दर्द की इंतहा को समझना उसके लिए मुश्किल नहीं था। और अवयुक्त जो रोज ये सब सोचते हुए गुस्से से भरा रहता, आज उसकी आंखों में आंसू थे। शायद आज उसे एक सहारा मिला था जहां वो आंसू बहा सकता था। प्रणति ने धीरे से उसके सर को सहलाते हुए झुककर उसके गाल पर हाथ रखा। आपके साथ है हम, आप अकेले नहीं हैं अवयुक्त। एक बार फिर से उसने कहा। वो उसे हिम्मत देने की कोशिश कर रही थी। उस टूटे हुए इंसान को संभालने की हिम्मत नहीं थी, पर वो कोशिश कर रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कुछ भी।
उसे आज तक अव्युक्त समझ नहीं आया था, अब लगा कितना मुश्किल था इस इंसान के मन की बात को समझना। वो कितना सोचकर सब बोल रही थी ताकि कुछ चीजें तो आसान हो जाए। वो बच्चा जो उसके अंदर दफन हो चुका था, उस बच्चे को जो ना मिला वो इस आदमी को मिल जाए, मगर अब लगा सब कुछ गलत था। उसे अपने गले में कुछ अटकता हुआ महसूस हुआ। अव्युक्त के गाल पर रखे उसके हाथ पर जब उसे गीलापन महसूस हुआ वो फिर से चौंकी। अव्युक्त रो रहा था, ये सोचकर ही उसे बहुत अजीब सा लगा। वो इंसान आज तक अकड़ की दुकान, गुस्से से भरा हुआ घमंडी इंसान को रोते हुए वो नहीं देख सकती थी। कुछ लोग रोते हुए अच्छे ही नहीं लगते, खासकर वो जिनको हमेशा बहुत मजबूत देखा हो। उसने धीरे से उसके गाल को पोंछा, छोटी बहुरानी नीचे खाने के लिए बुला रहे हैं। नौकर ने खुले दरवाजे पर दस्तक देते हुए नजर झुकाकर कहा। वो झेप गया था। अव्युक्त की आंखों में नमी थी, इसलिए वो प्रणति से दूर नहीं हुआ था। प्रणति को भी पल भर को अजीब लगा, मगर फिर उसने धीरे से कहा, आप लेकर आ जाइए हमारा खाना। वो फौरन वहां से चला गया। अव्युक्त ने एक गहरी सांस ली। वो संभल कर एक लंबी सांस लेकर खुद को सामान्य कर उससे दूर हुआ। उसने चेहरा फेर रखा था। वो उठकर सीधा वॉशरूम में जाने लगा, पर उसके उठते ही प्रणति ने उसकी बाह को पकड़ लिया। वो रुका। प्रणति ने उसे बैठाया। उसके कंधे को पकड़कर उसे बैठाकर वो एकटक उसे ही देख रही थी, जो बार बार अपना चेहरा फेर रहा था। प्रणति उसके ठीक सामने टेबल पर बैठी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके आंसुओं को पोंछा तो अव्युक्त ने उसकी तरफ देखा। उसके लिए ये बहुत अजीब सा था कि वो उसके सामने रोया। प्रणति उसकी आंखों में देखने की कोशिश कर रही थी। उसने अव्युक्त के इधर उधर होते चेहरे को देखकर उसके गाल पर हाथ रखकर उसके चेहरे को अपनी ओर किया। नजरें चुराने के लिए गलती होनी चाहिए, अपना दुख, अपने आंसू दिखाना गलत नहीं होता। हम सच कह रहे हैं, हम बस आपको इसलिए कह रहे थे क्योंकि हमें लगा इससे सब ठीक हो सकता था। आप परेशान मत होइए, आइंदा कभी जिक्र नहीं करेंगे। हम चाहते थे इस घर में रिश्ते सुधर जाए। आपको ऐसे देखना अच्छा नहीं लगता और इस घर में हर रिश्ता बिखरा हुआ है, उसे ठीक करना चाह रहे थे। आपको दुख पहुंचाने का इरादा नहीं था हमारा। अव्युक्त बेहद शांत पड़ गया था। उसकी नजर उस लड़की से एक पल के लिए नहीं हटी। उसके दुख पर वो दुखी नजर आ रही थी। उसने संभल कर कहा, तुम्हारी माँ वो माँ को जानती थी। हम इसलिए बताया, प्रणति ने आहिस्ता से जवाब दिया। अव्युक्त ने एक गहरी सांस ली। मामी जी ने भेज दिया तुम्हें, मुझे लगा था वो नहीं भेजेंगी। हम अपने वादे के पक्के हैं, प्रणति ने कहा। अव्युक्त ने ये सुनते ही उससे देखा था। वो उसके आंखों के पास नमी पोंछकर बोली, आपका दर्द शायद ना समझे, मगर आपकी तकलीफ से हमें भी तकलीफ हुई। सच कह रहे हैं, आप कभी अकेले नहीं हैं। वो उसके चेहरे को थामे हुए ही बोली। अव्युक्त की जो नजर उस पर थी वो उस पर ही रह गई। ये लड़की उसकी जिंदगी में जब आई थी तब उसने कभी नहीं सोचा था कभी उसके सामने वो ऐसे होगा। नौकर खाना लेकर कमरे में रख गया। प्रणति ने टेबल पर थाली लगाई और उसे खिलाने लगी। पहले निवाले को मुंह में लेते ही उसने कहा, खाना तुमने बनाया? जी, आपके लिए सब्जी। आपको पसंद है ये मामी वाली रेसिपी, तो इसलिए ढंग से खाना ही नहीं खाते आप। मामी की जिद ही काम करती है आप जैसों के लिए, पर वो थी नहीं तो हमने रेसिपी से काम चलाया। वो हल्का सा मुस्कुराती हुई अपने ही अंदाज में बोली। अव्युक्त खाते हुए बोला, हम तुम्हारी मामी बहुत अच्छी है, रिलेटिव बन जाता है वो रिश्ता जिसे उन्होंने इतने अच्छे से फैमिली बनाया। ऐसा कहते हुए एक शिकन आई उसके चेहरे पर और प्रणति को समझ आया शायद वो अपने मामा मामी का जिक्र कर रहा था। आपको बुलाया है मामी जी ने, और माँ वो भी मिलने का कह रही थी। हमने कहा वक्त नहीं है, अगर हो तो एक बार मिल लीजिएगा। उसने आहिस्ता से कहा। मिलने की बात सुनते ही पुरानी बातें जहन में आ गई। उनको पता चला तो आप चलिएगा ना, कुछ नहीं होता। माँ तो कब से आपको और दी को देखना चाह रही थी, उसने कहा। जो सुनकर उसने सर हिलाया। ओके, वैसे भी वहां जाकर शांति मिलती है मुझे। उसके मुंह से अपने आप ही निकला। जो सुनते ही प्रणति को याद आया उसकी माँ के साथ जब वो वहां थी तब अक्सर ही वो वहां पहुंच जाया करता था। चलेंगे, इस वीकेंड हमारा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, ऑफिस शुरू होगा तो तभी चल पाएंगे। जॉब करोगी? हाँ। इससे आगे अव्युक्त ने काम की बात नहीं की। दोनों ने दिन किया। नौकर आकर बर्तन लेकर गए। वो अब उठने लगा था, पर प्रणति ने जैसे ही हाथ पकड़ा ठिठक सा गया। वो वापस अपनी जगह पर बैठा और वो उसकी तरफ देखकर बोली, मन भारी हो जाए तो कुछ कहना हो या फिर अपनी तकलीफ में आंसू बहाना, हम आपके साथ हैं। जानते हैं आपका दुनिया को लेकर तजुर्बा हमसे ज्यादा होगा, पर हम बस इतना जानते हैं कभी कभी किसी को अपना समझकर दिल का बोझ हल्का कर लेना चाहिए, और अगर आप यकीन कर सके तो हम आपके लिए वो बन सकते हैं। उसने बहुत ही आराम से बहुत कम शब्दों में बड़ी बात कही। पैसे कमाने के साथ साथ उसके पास सब कुछ था, पर जो नहीं था वो आज उसने कहा। पता नहीं क्या सोचकर उसने ये कहा था, मगर अव्युक्त के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। वो बस अपलक देख रहा था। भाग 154। जॉब करोगी? हाँ। इससे आगे अव्युक्त ने काम की बात नहीं की।
दोनों ने दिन किया, नौकर आकर बर्तन लेकर गए। वो अब उठने लगा था पर प्रणति ने जैसे ही हाथ पकड़ा ठिठक सा गया। वो वापस अपनी जगह पर बैठा और वो उसकी तरफ देखकर बोली, मन भारी हो जाए तो कुछ कहना हो या फिर अपनी तकलीफ में आंसू बहाना, हम आपके साथ हैं। जानते हैं आपका दुनिया को लेकर तजुर्बा हमसे ज्यादा होगा, पर हम बस इतना जानते हैं कभी कभी किसी को अपना समझकर दिल का बोझ हल्का कर लेना चाहिए, और अगर आप यकीन कर सके तो हम आपके लिए वो बन सकते हैं। उसने बहुत ही आराम से बहुत कम शब्दों में बड़ी बात कही। पैसे कमाने के साथ साथ उसके पास सब कुछ था, पर जो नहीं था वो आज उसने कहा। पता नहीं क्या सोचकर उसने ये कहा था, मगर अभियुक्त के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। वो बस अपलक देख रहा था। उसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी किसी का कहना कि वो उसके साथ है। प्रणति ने उसके गाल पर रखा अपना हाथ पीछे किया, थैंक यू, अभियुक्त ने एकदम ही कहा। वो फिर से हल्का सा चौंकी पर नाटक भरे अंदाज में कहा, क्या सुना हमने? आपने थैंक यू कहा हमको? अभियुक्त ने सर हिलाया। ओवर रिएक्ट करना बंद करो प्रणति। ओवर रिएक्ट? आपको लगा हम नाटक कर रहे हैं? आपसे बात ही करना बेकार है, ऐसे अजीब से इंसान है आप। वो चिढ़कर बोली। अभियुक्त ने नासमझी से उसे देखा। उसने कब कहा था वो नाटक कर रही है? पर मैंने कब कहा नाटक कर रही हो? वो कंफ्यूज होता हुआ बोला। प्रणति तो उसके सामने बैठी थी, वो उठकर खड़ी ही हुई थी। उसने अपने कमर पर हाथ रखकर कहा, कहने का मतलब तो वही हुआ ना? हम खूब समझते हैं आपकी बातों को। अच्छा, बिना मेरे कहें? उसने अजीब तरह से उसे देखकर कंफ्यूजन के साथ ही कहा, जो सुनकर प्रणति ने मुंह बनाया। अपना? मैं ना। अभियुक्त बहुत आराम से उसे देखता हुआ बोला। उसने चिढ़कर कहा, छोड़िए। वो पांव पटकते हुए वहां से बेड की तरफ बढ़ गई। पीछे अभियुक्त के होठों पर हल्की सी मुस्कान अपने आप ही आ गई। सुबह ब्रेकफास्ट के लिए राठौड़ विला में डाइनिंग एरिया में सब मौजूद थे। उसका ध्यान अपनी प्लेट पर था, जबकि पास में बैठी प्रणति की नजर यशवर्धन जी पर थी। नव्या जिद कर रही थी, पापा प्लीज आप हमारी बात सुन क्यों नहीं रहे हैं? भैया ने दिलाई ना स्कूटी, हमें प्लीज जाने दीजिए ना। बिल्कुल भी नहीं, आपको जाना है ड्राइवर गाड़ी लेकर जाएगा या हम खुद आपको छोड़कर आएंगे, उन्होंने जवाब दिया। अंदाज नर्म रहा, जो सुनती प्रणति को एक बार फिर अभियुक्त की बात याद आने लगी। उसने उसी पल उसको देखा जो आराम से खाना खा रहा था, मानो खास फर्क नहीं पड़ा। प्रणति ने धीरे से उसके हाथ को छुआ। अभियुक्त खाते खाते रुका। चौंका जरूर था, पर उसने नॉर्मल होकर उसकी तरफ देखा तो उसने धीरे से कहा, कुछ नहीं। रजनी जी मन ही मन मुस्कुरा दी। वीरेश के साथ बैठी अदिति जरूर चिढ़ गई। कावेरी जी हमेशा की तरह खामोश थी। भैया हम आपके साथ चले, आप छोड़ देंगे कॉलेज? नव्या ने पूछा तो अभियुक्त जो उठा ही था उसने पीछे से जवाब दिया, हम अपनी भाभी के साथ आ जाना। प्रणति आप जा रही है कहीं? दादी जी ने पूछा, जो सुनकर अभियुक्त रुक गया। वहीं प्रणति ने जवाब दिया, जी दादी ऑफिस जाना है। ये सुनकर यशवर्धन जी के हाथ अपने आप ही रुक गए। हमने कहा था आपको समझ नहीं आया बहू? वो चौंकी। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, शायद उसे ये बात हैरत में डाल गई। अदिति चिढ़ गई, बड़े पापा भी काम के नहीं। मैंने कहा है इसके बाद मेरी बीवी को आपकी इजाजत की जरूरत नहीं। प्रणति ने कुछ कहने से पहले अभियुक्त ने जवाब दिया, जो सुनकर यशवर्धन जी ने कहा, क्या जरूरत क्या है? इतना कमा रहे हो, बीवी बच्चे नहीं पाल सकते तो क्या फायदा? मेरी बीवी कोई पालतू जानवर नहीं जिसे पालना पड़े मुझे। मेरे बीवी बच्चे पालने की चिंता मत करिए, अगर जिम्मेदारी नहीं ले सकता तो बच्चे पैदा भी नहीं करूंगा मैं, उसने हमेशा की तरह जवाब दिया। टिका कर दिया उसका ये जवाब यशवर्धन जी को तिलमिलाने पर मजबूर कर गया। प्रणति ने आहिस्ता से उसकी बांह को थाम लिया। वो गुस्से से अगर आगे बोलता तो बात का बढ़ना तय था। उसने उसकी ओर देखा, वेट कर रहा हूं, बाहर आओ। नव्या जल्दी करो बच्चे। वो वहां से निकल गया। बदतमीजी नहीं खत्म हो सकती है इसकी, यशवर्धन जी ने कहा। बेटे की इन्हीं हरकतों से वो परेशान हो गए थे। आर्यमन ऑफिस जाने के लिए निकलने के लिए तैयार था। उसने उर्वी की तरफ देखकर नरमी से कहा, अपना ध्यान रखिएगा, शाम को वक्त पर आएंगे तो चलिएगा, आप मिल लेना घर वालों से। नहीं जाना, उर्वी ने कहा तो वो उसे कुछ सेकंड तक देखने के बाद आहिस्ता से उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, हमें बुरा नहीं लगा, एक पिता होने के नाते पापा जी की कंसर्न समझ आती है हमें। आप गलत सोच रही है। अभी आए मिलकर गए, दादी माँ और चाची भी आए, पर उन्होंने एक बार जहमत नहीं की आर्या, और आप कह रहे हैं पिता होने के नाते। हमारे पापा को अपने सोशल स्टेटस से ज्यादा किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता, उसने फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, जिसके पीछे का दर्द समझते आर्यमन ने धीरे से कहा, गलत सोच रही है आप। उसने नरमी ने उसके माथे पर अपने होंठ रखे तो उर्वी ने आहिस्ता से उसके सीने पर हाथ रखा। वो उसकी तरफ देखने लगी और आर्यमन एकदम ही अब रुक गया। ध्यान रखिएगा अपना, हम कोशिश करेंगे वक्त पर आने की, अगर देर हुई तो मैसेज कर देंगे और आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। टेक केयर, नर्म से अंदाज में कहकर धीरे से उसके गाल को थपथपाया।
उर्वी उसे देखने लगी जो वहां से निकल गया। उसे कुछ अजीब सा लगा। थोड़ी मर्यादा का ख्याल कर लिया कीजिए, कुछ भी बोलते हैं आप, प्रणति ने अब कहा जब नव्या कॉलेज चली गई। अभियुक्त ने एक नज़र उस पर डाली, कुछ बोले बगैर वो सामने देखकर कार ड्राइव करने लगा। सुन रहे हो आप? नहीं, अभी तो कान में इनविजिबल रुई घुसी होगी। ठीक है, गुस्सा है, नाराजगी है, नफरत है, पर लिहाज कर लिया करिए। गलत बात है ये, आपको ना बिल्कुल अक्ल नहीं है। वो एकदम ऐसे समझाते हुए बोली जैसे खुद जाने कितना समझ रही थी। अभियुक्त ने जवाब नहीं दिया, जिस पर वो अब चिढ़ गई। आपसे बात करना मतलब अपना दिमाग खराब करना। यहां से राइट, प्रणति ने कहा और कुछ वक्त बाद गाड़ी रोकने कहा। अभियुक्त ने सामने देखा। ये यहां काम कर रही हो तुम? हाँ, हम चलते हैं, हमें देर हो रही है, प्रणति ने जल्दबाजी में कहा। अपना बैग लेकर वो वहां से निकलकर जल्दी से आगे बढ़ी। अभियुक्त उसे देखता रहा और जब वो अंदर चली गई तब उसने अपनी गाड़ी मोड़ ली। अब इस लड़की के काम से दूर ही रहना होगा मुझे, उसने खुद में ही कहा। भाग 155। थैंक यू मैम। प्रणति को उसकी टेबल दिखा दी गई, वो उसे खुद यहां तक लेकर आई थी। उसने सर हिलाया। अपने काम पर ध्यान दो, हमारे बॉस को लापरवाही नहीं पसंद। वो इतना कहकर चली गई। प्रणति ने अपनी टेबल संभाली। कुछ महीनों बाद वो काम कर रही थी, इसलिए आदत होने में अभी वक्त लगना था। हे प्रणति, उसके दाएं तरफ बैठी लड़की सुमन ने कहा तो उसने मुस्कुराकर उसे देखा। हेलो, मैं सुमन और वो उस साइड रोनित हमारी टीम का है, अब तुम हमारी टीम में ही हो। लीडर साथ है, अपन मस्त काम करेंगे, सुमन ने बहुत अपनेपन से कहा। वो मुस्कुराई। प्रणति का यहाँ का माहौल और आसपास के लोग अच्छे लगे। अभियुक्त कार ड्राइव कर रहा था मगर जहन में कल रात की बातें आ रही थी। कैसे वो उस लड़की के सामने इतनी आसानी से आंसू बहा गया? वो तो नहीं था ऐसा, उसे अपने मन की बात सिर्फ गुस्से में कहने आती थी। फिर कैसे कल रात सब कुछ उसके सामने रखा और क्यों? अपने इन्हीं ख्यालों के साथ वो अपने ऑफिस पहुंचा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सब उसे देखकर ग्रीट करने लगा। वो आगे बढ़ गया, उसके चेहरे पर हमेशा वाली संजीदगी थी। अपने केबिन में आते ही जब उसने सामने छाया को देखा तो बोला, कॉल कर लेती। सोचा, फिर लगा अब मैरिड हो, डिस्टर्ब नहीं करती। छाया ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसे छेड़ा। अभियुक्त सर हिलाता हुआ अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। छाया जो उसके सामने थी उसने पूछा, और तुम्हारी बीवी कैसी है? छाया, तुम अजीब बिहेव करना बंद करो। बात करती हो तुम उससे? अभियुक्त अपने ही अंदाज में बोला, जिस पर छाया ने कहा, बहुत ही बेकार हस्बैंड हो तुम। ये हस्बैंड वाइफ पर कमेंट बाद में करना, पहले वो बताओ जो कहा था। अभियुक्त ने कहा। छाया जो उससे बात कर रही थी वो एक पल के लिए चुप हो गई, फिर उसने कहा, नयन का कहा था मैंने यार, तुम्हें फुटेज मिली तुम्हें होटल की? अभियुक्त ने पूछा तो सुनकर छाया ने फोन निकालकर उसके आगे कर दिया। आवाज नहीं थी मगर जिस तरह से नयन आर्यमन से बात कर रही थी और उसने जब जवाब दिया वो देखकर ही लगा वो सख्त था। बहस हुई थी शायद किसी बात को लेकर। हमारी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं थी, पर जब ये फुटेज देखी तब से समझ आ गया वो वीडियो सच तो नहीं थी। अभियुक्त, ये नयन जैसी लड़कियां बहुत चालाक होती है, मौके का फायदा उठाने वाले आदमी भी होते हैं। ऐसा कहते हुए फीकी सी मुस्कान जब उसके चेहरे पर आई तब अभियुक्त ने उसकी तरफ देखा। तब उसने कहा, पर ये रियल फुटेज है, किसी से बोलकर नहीं, खुद अरेंज किया है मैंने, तो मुझे नहीं लगता जीजू पर कोई डाउट होना चाहिए। अभियुक्त कुछ बोला नहीं। इन दिनों उसकी बहन को अगर किसी ने संभाला तो पहली प्रणति और दूसरा आर्यमन ही था। उसने सर हिलाया। अजीब सा अफसोस हुआ। नयन, इस लड़की को मैं देख लूंगी, तुम बीच में मत आओ वरना तमाशा करोगे, छाया ने कहा। अभियुक्त ने उसकी तरफ देखा, फिर गहरी सांस भरकर कहा, हम। एक पल की चुप्पी के बाद उसने उसकी ओर देखकर कहा, छाया, किसी ऐसे का इंतजार कभी नहीं करना चाहिए जो कभी तुम्हारा हो ना सके। वो फीका सा मुस्कुरात दी। तुम्हारी तरह बहुत प्रैक्टिकल हूं मैं, और सच कहूं मैं किसी का इंतजार नहीं कर रही, अब तो तुक नहीं बनता। 7 साल हो गए हैं, तुम भूले नहीं। अच्छा मैं चलती हूं, एक कॉफी की जरूरत है शायद तुम्हें, अभियुक्त ने जवाब दिया। उसने कॉफी मंगवाई। वो छाया को देख रहा था, फिर उसने कहा, तुम वो दूसरी औरत हो जो मुझे पागल लगी प्यार के नाम पर। छाया हल्का सा हंसी। देखो, हम जैसे किसी के दिल की मल्लिका नहीं बन सकते, तो मैं अपनी इस लाइफ में बहुत खुश हूं। वैसे शादी के बाद बिल्कुल मेरे डैड की तरह साउंड कर रहे हो। कुछ भी। उसने सर झटका। उसी पल उसके केबिन का डोर ओपन हुआ। उसे लगा प्यून कॉफी लेकर आया, पर सामने वीरेश को देखते ही अभियुक्त ने छाया की तरफ देखा। वो भी रुक सा गया। वो उतनी ही सामान्य रही। अभी ये पेपर्स देखकर साइन कर देना, वीरेश ने संभलकर कहा और एक नज़र उस पर डालते हुए वो बिना रुके वहां से निकल गया। उसी समय प्यून ने आकर कॉफी रखी, जिसे छाया ने पकड़ लिया। पागल लगती हो तुम मुझे, अभियुक्त ने कहा, जो सुनकर छाया हल्का सा मुस्कुरा दी। प्यार नहीं हुआ तुम्हें कभी, इसलिए खैर अब मैं भी खुद को पागल ही लगती हूँ। वाई द वे।
अभियुक्त प्लीज यार उस लड़की के साथ ढंग से रहना, शी इज सो प्योर। छाया ने कहा। प्रणति का जिक्र आते ही अभियुक्त शांत हुआ। वो एक बार फिर से बोली, जज्बा काम को लेकर है उतना ही वो अपनेपन से रहती है। जो ऐसे लोग होते हैं ना उनको पागल समझकर दुनिया छोड़ देना बेहतर समझती है, पर प्योरिटी है उसके अंदर जो बाकी किसी से भी बहुत खूबसूरत बनाता है उसे। तुमको संभाल लेगी ऐसा दी ने कहा था और मुझे लगता है वो बिल्कुल ठीक थी। कोई और वक्त होता तो अभियुक्त भी उसकी बात को नकार देता, पर इस समय उसने कुछ नहीं कहा बल्कि वो प्रणति के बारे में सोचने लग गया। अच्छा मैं चलती हूँ। हम वैसे तुम जानती हो वीर और अदिति भाभी की शादी जिस कंडीशन में हुई थी वो, और तुम्हें क्यों लगता है मैं अब भी उस बारे में सोचूंगी? अभी तुम बहुत अच्छे दोस्त हो डीके, और तुम्हारे साथ किसी भी बात को शेयर किया है इसलिए मैं सामने होती हूँ, इसका ये मतलब नहीं सालों पुरानी बातों को सोचती हूँ। छाया ने गंभीरता से जवाब दिया, जो सुनकर अभियुक्त आगे कुछ न बोला। वो भी उसे बाय कहकर वहां से निकल गई, जबकि अभियुक्त ने एक गहरी सांस ली। एक तो किस्मत भी जाने क्या चाहती है, उसे पता चलेगा फिर गलत समझेगी, उससे बेहतर है मैं उसके काम में दूर रहूं। अभियुक्त ने खुद में कहा। नयन अपनी मां के साथ हॉस्पिटल आई थी, वो टेस्ट के लिए अंदर थी, तब उसकी नजर अंदर उर्वी पर गई जिसको इंजेक्शन दिए जा रहे थे। उसकी नजरों ने आर्यमन को बाहर तलाशना शुरू कर दिया। आपने बताया उर्वी को? डॉक्टर नीता की बात सुनकर आर्यमन गंभीर हो गया और नयन वहीं रुक गई। उसके माथे पर शिकन आई। आपने कहा था उनकी हालत नाजुक है, पिछले दिनों में बहुत स्ट्रेस हो गया फैमिली में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए बता नहीं पाए हैं। हम संभाल लेंगे, आर्यमन ने कहा, जो सुनकर नीता हल्का सा मुस्कुरा दी। वैसे जीजू ये बात है कि उर्वी को एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है, इस कंडीशन में अक्सर हस्बैंड सर को फ्रस्ट्रेट होते देखा है, आपने एक पल नहीं लगाया उसके बारे में सोचने में। शी इज लकी टू हैव यू। आप संभाल लेंगे, पर उसे बता दीजिए वक्त निकालकर, वो बहुत एक्साइटेड थी अपने बच्चे के लिए, जब उसे पता चलेगा वो कभी कंसीव नहीं कर सकती उसे बहुत बुरा लगेगा। आखिर तक आते आते उसने अफसोस जताया। आर्यमन को बुरा लगा पर वो संभल गया, लेकिन नयन वो जरूर हैरान थी, अगले ही पल उसके चेहरे पर भाव एकदम बदले। भाग 156। तुम अब भी छाया से मिलते हो? अभियुक्त के साथ वो अंदर आ रहा था जब उसने ये सवाल किया। अपने भाई वीरेश का सवाल सुनकर उसने अजीब तरह से देखा। तो दोस्त हैं वो मेरी, अभी कम ऑन उसकी फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है फिर भी, वीरेश ने जरा सी झिझक के साथ कहा। भाई की बात सुनकर अभियुक्त ने कहा, तो तू समझ नहीं रहा है भाई अदिति को नहीं पसंद आएगा, और प्लीज दूर रखना छाया को यहां से। वीरेश की बात सुनकर अभियुक्त हंस दिया। मेरे बाप के खून का असर तुम में भी अच्छा दिखता है। वीरेश ने उसे देखा तो वो पल भर की चुप्पी के बाद कहा, शादी फिक्स हो रखी थी तुम्हारी सालों से। वो लड़की पागलों की तरह चाहती थी तुम्हें, और कितनी आसानी से किसी और लड़की से शादी कर ली तुमने वीर। यू नो वॉट, अच्छा ही हुआ क्योंकि छाया जैसी लड़की के लिए तुम कहीं से भी एक अच्छे लाइफ पार्टनर नहीं थे। वीरेश ने एक पल को नजरें चुराई, फिर सफाई में बोला, तो मैं क्या करता, अदिति प्रेग्नेंट थी, और वैसे भी अदिति भी मुझसे बहुत प्यार करती है। शायद गलत हुआ छाया के साथ, पर ये सब कुछ जो होना था वो ऑलरेडी डिसाइडेड था। जस्ट शट, हाँ किस्मत के नाम का ये ड्रामा मुझे तो मत दिखाना। इंगेज थे फिर भी अपनी लिमिट्स में नहीं रहे और बात कर रहे, ऑलरेडी डिसाइडेड था। वो सपाट से अंदाज में बोला। वीरेश कुछ कह ना सका क्योंकि सच में ऐसा हुआ था कि और छाया की एंगेजमेंट हो चुकी थी, उनकी शादी तय थी, उसके बाद भी उसने अदिति से शादी की। वो जानता था वो उससे बहुत प्यार करती थी और सालों से करती थी। तुम नहीं समझोगे, मुझे समझना भी नहीं है, और अब अपनी बीवी के साथ लॉयल रहो, बात मत करो उसकी, अभियुक्त ने कहा। वीरेश आगे बढ़ गया, अभियुक्त भी जाने लगा था, पर एक जाना पहचाना सा एहसास हुआ। वो जैसे ही पलटा सामने प्रणति थी जो उसे देखती रही। अभियुक्त की ओर आते हुए उसने कहा, आप छाया मैम की बात कर रहे थे? उसने उन दोनों की बात सुन ली थी जिसका एहसास अभियुक्त को उसके चेहरे को ही देख हुआ। उसने सर हिलाया, फिर वो दोनों ही अंदर आ गए। उर्वी के साथ आर्यमन घर आ गया। नीता की बातें उसके जहन में थी, उसे सब बताना होगा, पर किस तरह से? उर्वी अब जाकर जरा सा ठीक हुई थी। थोड़ा वक्त लगेगा तब बता देंगे, अभी जाकर तो जरा ठीक हुई है उर्वी, आर्यमन ने खुद में कहा। उर्वी अपनी सास के साथ बैठी कुछ बात कर रही थी, उसके चेहरे पर आज जाकर हल्की सी मुस्कान थी। आर्यमन उठता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मन में जो बात थी उसने उसे उलझा दिया था। प्रणति के मन में जो बातें थी उसने मुश्किल से खुद को रोक रखा था, मगर अब जब कमरे में आए और अभियुक्त को देखा तो बोली पड़ी, छाया मैम की शादी आपके भाई से होनी थी, हुई क्यों नहीं फिर? अभियुक्त जो अपने काम में लगा था उसने नजर उठाकर उसे देखा। नहीं हुई क्योंकि वीर ने अदिति भाभी से शादी की, पर छाया मैम को देखकर कभी लगना क्या है, किसी इंसान के मन में क्या है वो समझना वैसे भी मुश्किल होता है।
चाइल्डहुड लव था उसका, वो वीर से शादी को लेकर खुश थी, उसने भी मर्जी से हाँ की थी। फिर कॉलेज के साथ साथ उसने अदिति भाभी से शादी की, वो प्रेग्नेंट थी इसलिए। जिसके बाद छाया के पेरेंट्स बहुत गुस्सा भी हुए, इसलिए वो घर भी नहीं आती, बस उस दिन आई थी। अभियुक्त ने सारी बात बताई। प्रणति ने होंठ दबा लिए, पर सही है ना, बाद में परेशानी से अच्छा। उसकी बात सुनकर अभियुक्त ने उसे देखा। वैसे हमारा काम अच्छा हुआ, अच्छे लोग हैं आसपास, उसने कुछ ही सेकंड बाद खुद ही कहा। उसकी बात सुनकर अभियुक्त ने कुछ नहीं कहा, वो उसके काम के बारे में बात नहीं करना चाहता था। हम आपके पैसे भी लौटा देंगे, थोड़ा वक्त लगेगा, शायद बहुत ज्यादा, हम साथ ना भी तब भी, प्रणति ने कहा। जो सुनते ही अभियुक्त को उसके साथ ना होने वाली बात सुनते ही अजीब सी बेचैनी हुई। उसने उसकी ओर देखा, कुछ कहा नहीं गया। प्रणति वार्डरोब से अपने कपड़े निकालने लगी। लगा नहीं था आपके साथ रह पाएंगे, पर इतने महीने गुजर गए, उससे जैसे कुछ कहा ही नहीं गया। मन के किसी कोने में अजीब सी मायूसी उतर आई। वो अपलक उसे देख रहा था, जो वार्डरोब में लगी जाने क्या कर रही थी। आर्यमन ने उसे दवा दी। वो उसे देखती हुई बोली, मुंह बेकार हो जाता है, लेनी तो पड़ेगी ना। आर्यमन ने उसे पानी पिलाया। वो उसकी ओर देखती रही। ग्लास रखकर आर्यमन जैसे ही सीधा हुआ, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। कहिए, आर्यमन ने नरमी से कहा तो वो बोली, बैठ जाइए साथ। वो उसके बराबर में आकर बैठा तो उसकी तरफ देखती उर्वी उसके करीब खिसक गई। उसने धीरे से उसके कंधे पर सर रख दिया। आर्यमन ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से उसके हाथ को पकड़कर उसके हाथ पर हाथ रख दिया। खामोशी तोड़ती उर्वी ने अब धीरे से कहा, आप पास होकर भी कभी कभी बहुत दूर लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा सोच रही है आप। आर्यमन ने जवाब दिया। वो जो महसूस कर रही थी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उसने अपना सर सीधा करके उसकी ओर देखा। सच में तो फिर क्यों लगता है हमें? उर्वी आप भी ना, चलिए सो जाइए, देर हो रही है, आर्यमन ने कहा तो वो उससे दूर हुई। अपनी जगह पर लेटती उर्वी ने उसका हाथ फिर से पकड़ लिया। आर्यमन ने चेहरा झुकाकर धीरे से उसके माथे को चूम लिया। उर्वी ने आंखें मूंदी, पर वो फौरन ही उससे दूर हुआ। गुड नाइट। उसके सर को थपथपाकर आर्यमन उसके बराबर में लेट गया। सर के नीचे बांह लगाकर वो ऊपर छत की तरफ देख रहा था, जबकि उर्वी वो एकदम ही ठहरी हुई सी उसे ही देख रही थी। भाग 157। मुझे आना चाहिए, गाड़ी से निकलने से पहले अभियुक्त ने पूछा। वो दोनों आज प्रणति के घर आए थे। इस तरह से उसका ये सवाल करना उसे अजीब नहीं लगा। उसे समझ आ रहा था वो उसके मामा मामी के बारे में सोचकर पूछ रहा था। प्रणति ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर बोली, जैसा आपको ठीक लगे। मामी जी ने कहा था वो रिश्ते निभाने में यकीन रखती है। उसने जवाब दिया, जो जवाब सुनकर उससे कुछ कहते नहीं बना। प्रणति के साथ जब वो घर के दरवाजे पर आया, सीमा जी ने दरवाजा खोला। उनको देखते ही उसको अजीब सी शर्मिंदगी हुई। अभियुक्त चुप सा हो गया और सीमा जी ने दोनों को अंदर आने कहा। वैसे तो वो आज से पहले बहुत बार आया था, पर आज पहली बार उसे हिचकिचाहट हो रही थी। सीमा जी ने कुछ कहा नहीं। राजेश जी भी बहुत आराम से उससे मिले। उषा जी से हालचाल पूछने वो उनके कमरे में आया। उसे देखकर ही उनके चेहरे पर आज एक अजीब सी शांति छा गई। वो बेहद ही गौर से उसे देखने लगी, एकदम ठहरकर। आज उनको अभियुक्त में सिर्फ अपनी बेटी का पति या अपना दामाद नजर नहीं आ रहा था, वो उनकी उस दोस्त का बेटा था जिसके साथ वो उनके बुरे वक्त में नहीं थी। उषा जी ने उसे पास आने का इशारा किया। वो जो उनका पांव छूकर पीछे हटकर कुर्सी पर बैठा ही था, वो उठकर उनके पास आया। उषा जी ने उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, आपको देखकर ही एक अजीब सा अपनापन लगता था। पता नहीं ईश्वर ने क्या संयोग बनाया था, इस तरह से कभी मिलेगी प्रतिमा की खबर लगा ही नहीं। हम भी अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त हो गए, उससे तक खबर तक नहीं कोई पहुंच पाए या कुछ जान पाए। अपनी मां के जिक्र के बाद अभियुक्त ने बहुत मुश्किल से खुद को सामान्य कर रखा था। प्रणति जो इस वक्त कमरे में आई थी, उसने अपनी मां की ओर देखकर इशारे से उनको आगे कुछ न कहने के लिए कहा। उषा जी भी चुप हो गई। उर्वी ठीक है अब? जी बेहतर, उसने जवाब दिया, पर आगे कुछ बोल नहीं सका। अभियुक्त गुस्से में झगड़ने वाला इंसान था, उसे शांत होकर किसी से बात करना आता नहीं था। फिर भी उनकी बातों का जवाब देता हूं, उनसे बात करता, लेकिन अपनी मां के जिक्र के बाद कुछ चुप सा हो गया। सीमा जी और राजेश जी बहुत ही सामान्य होकर उससे मिले। उन्होंने उसकी पसंद के हिसाब से खाना भी बनाया था। डिनर के बाद वो हाथ धोने के लिए वॉशरूम में आया। बाहर सीमा जी तौलिया लिए खड़ी थी। आई एम सॉरी, अभियुक्त ने उनकी तरफ देखते ही कहा। ये इसका अफसोस था जो उसके चेहरे पर साफ नजर भी आया। सीमा जी ने कुछ नहीं कहा। उसका हाथ पहुंचने के लिए उन्होंने तौलिया आगे किया तो उसने धीरे से कहा, मामी जी आप कह सकती हैं, मुझे पता है आपको जरूर गुस्सा आया होगा। गुस्सा तो बहुत जोर से आया है, हमें इतनी जोर से कि एक थप्पड़ लगाएंगे। पर बस बात इतनी सी है, हमारी बिटिया के लिए एक अच्छे साथी बन सकते हैं आप। सीमा जी ने कहा। उनकी बात सुनकर चुप सा हो गया। उसने उनको देखा, उनके चेहरे पर एक साया सा आकर गुजरा था।
जिज्जी ने अपनी जिंदगी में बहुत कष्ट देख लिए हैं, हम उनको और कोई कष्ट नहीं देना चाहते। उन्होंने बेशक कुछ भी देखा हो, लेकिन उनको एक अच्छा हमसफर मिला था जो जब तक उनके साथ रहा उनका बहुत ख्याल रखा। वो अपनी बेटी के लिए भी वैसा ही साथी चाहती थी और आप उनकी नजरों में। सीमा जी ने कहा। इतना बोलकर वो चुप हुई। तभी अवयुक्त बोला, मैं पूरा ध्यान रखूंगा मामी जी। मैं जानता हूं मेरी गलती बहुत बड़ी है, उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था और अब मैं कुछ भी कर लूं वो ठीक नहीं होगी, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा प्रणति को खुश रखने की। सीमा जी ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसके सर पर हाथ रखा। वही विश्वास नजर आता है हमको आपकी आंखों में, इसलिए हम नहीं कह रहे हैं कुछ, वरना कोई हमारी बिटिया को परेशान करे उसको छोड़ने नहीं है हम। आखिर में आते आते उन्होंने आंखें तक दिखा दी। अवयुक्त वाकई शर्मिंदगी से भर उठता, लेकिन आज यहाँ आने से पहले जितना घबराया था अब उतना ही उसका मन शांत हो गया। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी, अगर यहाँ पर जो रिश्ते बने थे वो टूट गए तो। अगर मामा जी और मामी जी ने प्रणति को उसके साथ वापस नहीं जाने दिया तो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो दोनों सबसे अलविदा लेकर वहां से वापस जाने के लिए निकल गए। प्रणति गाड़ी में बैठी तो उसने कार स्टार्ट कर दी। वो सामने देख रहा था और प्रणति उसे। तो अब कुछ कहेंगे या अब भी डर लग रहा है आपको? डर नहीं था वो, अवयुक्त ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर प्रणति कुछ सेकंड तक बिना पलके झपकाए उसे देखते रहने के बाद बोली, साफ नजर आया था आपकी आंखों में वो डर ही था, पर हैरानी इस बात की है जिस इंसान को अपने परिवार में किसी को खोने का डर नहीं, उसे हमारे परिवार के लोगों को खोने का डर क्यों हुआ? जब से वो लोग निकले थे तब से ही रास्ते में वो नोटिस कर रही थी अवयुक्त बहुत नर्वस नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था वो बहुत सोच रहा था। अवयुक्त ने जब ये सुना तो ना चाहते हुए भी उसकी नजर एक बार प्रणति पर आई। उसके बाद उसने सामने देखकर जवाब दिया, मेरे लिए मेरा परिवार सिर्फ मेरी दी है, पर हमारे बस कुछ नर्वस था मैं, दैट्स इट। उसकी बात शुरू होने से पहले ही अवयुक्त ने उसकी बात को काटकर कहा। प्रणति ने भी कुछ पलटाकिस देखा, लेकिन उसके बाद अब उसने कुछ नहीं कहा। वो बाहर देखने लगी। बेशक वो कुछ ना कहे, लेकिन उसे भी समझ आ रहा था वह उसके परिवार को अपना समझने लगा था। सीमा जी की बातें उसके जहन में एक बार फिर से आई। उनके कहने पर उसने वादा तो कर दिया था, उसने कह दिया था वो प्रणति का ध्यान रखेगा, लेकिन कब तक? कुछ महीने बाद जब शादी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और प्रणति वापस जाएगी, जब सबके सामने आएगा तब क्या होगा? ये ख्याल एक बार फिर से उससे बेचैन कर गया। अवयुक्त नहीं था आज घर पर। यशवर्धन जी ने पत्नी से पूछा। कावेरी जी ने उनकी बात सुनकर कहा, वो प्रणति के साथ शायद उनके घर गए हैं। उनके चेहरे पर अजीब से भाव आए। ये लड़का भी जहां जिन लोगों को अपना समझना है उन लोगों को अपना समझता ही नहीं, और उन लोगों पर बेमतलब में समय और पैसे दोनों बर्बाद करता है। एक नंबर के मतलबी और लालची लोग हैं। सोचा बेटी अमीर घर में चली गई तो पूरा फायदा उठाओ, और ऊपर से हमारा बेटा कम नहीं। अपने परिवार को लेकर बाहर हर किसी से हमदर्दी होती है उनको। पहले छाया जब कुछ नहीं था तब भी उनको उससे दोस्ती रखती थी, और अब ये नया नाटक। वो अपने ही अंदाज में बोले। कावेरी जी ने एक नज़र उनको देखा, फिर बोली, प्रणति की मां को जानते हैं आप? उन्होंने अजीब तरह से उनको देखा। भाग 158। अवयुक्त नहीं था आज घर पर। यशवर्धन जी ने पत्नी से पूछा। कावेरी जी ने उनकी बात सुनकर कहा, वो प्रणति के साथ शायद उनके घर गए हैं। उनके चेहरे पर अजीब से भाव आए। ये लड़का भी जहां जिन लोगों को अपना समझना है उन लोगों को अपना समझता ही नहीं, और उन लोगों पर बेमतलब में समय और पैसे दोनों बर्बाद करता है। एक नंबर के मतलबी और लालची लोग हैं। सोचा बेटी अमीर घर में चली गई तो पूरा फायदा उठाओ, और ऊपर से हमारा बेटा कम नहीं। अपने परिवार को लेकर बाहर हर किसी से हमदर्दी होती है उनको। पहले छाया जब कुछ नहीं था तब भी उनको उससे दोस्ती रखती थी, और अब ये नया नाटक। वो अपने ही अंदाज में बोले। कावेरी जी ने एक नज़र उनको देखा, फिर बोली, प्रणति की मां को जानते हैं आप? उन्होंने अजीब तरह से उनको देखा। हम कैसे जानेंगे, कभी मिलना नहीं हुआ और आज अचानक आपको कैसे सूझा ये? यशवर्धन जी ने कहा। उनकी बात सुनती कावेरी जी 2 पल को चुप होकर बोली, प्रतिमा दीदी की अच्छी दोस्त उषा के बारे में जानते होंगे आप? वही है प्रणति की माँ। कावेरी जी की बात सुनकर यशवर्धन जी एकदम ही ब्लैक हो गई। प्रतिमा का जिक्र सुनकर चेहरे पर शांति आई। उनको याद था शादी के शुरुआती दिनों में ही वो उनसे मिले थे। अब समझ आ रहा है अवयुक्त का उन सब के लिए इतना करना। भोलेपन का नाटक कर लोगों को अपनी जाल में फंसना कुछ लोगों को खूबसूरती से आता है। बाबूजी की पसंद बन प्रतिमा भी ऐसे ही इस घर की बहू बनने के लिए तैयार हो गई। हमने मना किया फिर भी, एक बार नहीं बार बार। यशवर्धन जी की बात सुनकर कावेरी जी ने कहा, आप अब भी ये सब कैसे कह सकते हैं? हम मानते हैं वो एक बहुत अच्छी पत्नी रही, एक बेहतरीन बहू, मगर जब समझने की जरूरत थी नहीं समझी। खैर पुरानी बातों को छोड़िए, आज तक हमारे बच्चे हमें ही गलत समझ रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। कावेरी आप
उषा हमें भी जानती है, वो अगर नव्या के बारे में अवयुक्त को बता देंगी तब। कावेरी जी ने उनकी बात को काटकर कहा, और ये सुनते ही यशवर्धन जी के चेहरे पर भी अलग से भाव आए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने कहा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, नव्या हमारी बेटी है। हाँ, पर शादी, हमारी शादी की वजह कुछ नहीं सोचने की जरूरत आपको हम है ना। यशवर्धन जी ने उनकी बात को काटकर कहा। वो पत्नी को हिम्मत दे रहे थे। अनायास ही याद आया, उससे रोज गाड़ी में अवयुक्त पूछ रहा था नव्या के बारे में, तो क्या उसे कुछ पता था? सीमा जी को पूजा हुआ देखकर राजेश जी ने कहा, अब क्या हो गया आपको? कुछ नहीं, लेकिन हमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ और भी है जो प्रणति हमको नहीं बता रही है। सीमा जी ने उलझे अंदाज में कहा। वो आज भी उन दोनों को नोटिस कर रही थी, सामान्य होकर भी कुछ चीजें उनको उलझी हुई लग रही थी। आप भी कमाल करती है, सीमा खुद कहा दामाद जी से उन बातों के बारे में कुछ ना कहने के लिए, और अब खुद ही परेशान भी हो रही है। कुछ नहीं है, सब ठीक है, प्रणति खुश है, राजेश जी ने कहा। जो सुनकर सीमा जी ने सर तो हिलाया, मगर अब भी जहन में यही बात चल रही थी। आर्यमन फोन पर लगा कुछ कर रहा था। उर्वी कपड़े बदलकर बाथरूम से बाहर निकले, उसको देखकर उसके पास ही आने लगी थी, लेकिन इस समय किसी का कॉल आया। कॉल रिसीव करते हुए आर्यमन वहां से खिड़की की तरफ बढ़ गया और वो वहीं खड़ी रह गई। हाँ, हम कल मौजूद होंगे, मीटिंग फिक्स करो सब। नहीं नहीं, कोई डाउट नहीं है, गुड। वो बात कर रहा था। उर्वी अब भी उसे ही देख रही थी। फिर जब वो आगे बढ़ गई तब तक आर्यमन भी फोन रखता हुआ आया। उसने उसे आकर मेडिसिन दी। उर्वी ने उसकी तरफ देखा। आपको काम है कुछ? अभी तो नहीं, जवाब देते हुए वो उसके हाथ से ग्लास लेकर रखने लगा। उर्वी उसे देखती रही, जाने क्यों सब करके भी ऐसा लगता जैसे वो उससे बहुत दूर था। आर्यमन दूसरी तरफ आकर अपनी जगह पर बैठा। फोन टेबल पर रखकर उसने लैंप की रोशनी कम कर दी। वो बेड से सिरहाने से सर लगाकर अपनी आंखों को बंद कर गया। उर्वी जो उसे ही देख रही थी, उसे लगा वो थक गया था। उसके करीब होकर उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके माथे पर रखा और उसके माथे को दबाने लगी। तभी आर्यमन ने अपनी आंखें खोल दी। आप खुद आराम करिए, ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ, बीमार नहीं है, उर्वी ने आहिस्ता से कहा। आर्यमन अब चुप हो गया। वो धीरे से वैसे ही उसके सर को दबाने लगी। उसकी नजर उस पर ही थी। आर्यमन ने आंखें मूंद ली और अब धीरे से उसके कंधे पर अपना सर दिया। उर्वी का मन कुछ शांत हुआ। वो धीरे से उसके गाल पर हाथ रखकर उसे देखने लगी और अब आहिस्ता से उसके गाल पर अपने लब रखे। थक गए। उसने आंखें खोली तो वो बेहद करीब नजर आए। आर्यमन हटने लगा था, मगर उर्वी ने उसको थाम लिया और वो रुक सा गया। वो उसे देखती हुई बोली, इतना घबराते हैं कभी कभी आप, जैसे अजनबी हो हम। ऐसी बात नहीं है, बस ऐसे ही, आर्यमन ने कहा। वो उसकी आंखों में झांकती हुई उसके करीब हुई और उसने उसके दूसरे गाल को चूम लिया। वो उसे देखती हुई बोली, फिर कैसी बात है? हमारी पहल भी नहीं नजर आती, दूर दूर रहते हैं, ऐसा क्यों? आ बेहद प्यार से वो उसे देख रही थी। आर्यमन ने उसकी ओर देखा, फिर उसके माथे को चूम लिया। आपसे दूर क्यों रहेंगे? उसका हाथ धीरे से पकड़कर अपने ऊपर से हटाया। जो उर्वी ने गौर से देखा। कुछ सेकंड तक उसके हाथ को पकड़े रहने के बाद उसने उसके हाथ को भी छोड़ दिया। आपने दवा ली है, सो जाइए, गुड नाइट, उसने नरमी से कहकर एक दफा फिर उसके माथे पर होंठ रखे, जिसका एहसास वो ढंग से समझ नहीं पाए। हल्की सी मुस्कान के साथ उसने गर्दन हिलाई। आर्यमन तब तक उसके सर को सहलाता रहा जब तक वो सुना गई। बहुत इतरा कर गए थे तुम आर्या अपनी बीवी पर, अब देखती हूं कब तक। अब तक बस सामना नहीं हो पाया, जब उसे पता चलेगा तब समझेगी। कितने एहसान किए हैं तुमने उस जैसी औरत पर जो कुछ नहीं दे सकती तुम्हें। नयन दांत पीसकर बोली। चेहरे पर अब तक जो संजीदगी और गुस्सा था वो शातिर मुस्कुराहट में बदल गई। अपने कमरे में बैठी नयन के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट बनी हुई थी। उसे याद आया उस दिन आर्यमन का आना, गुस्से से इतना सब कहना। उसकी आंखों में ज्वालामुखी सा गुस्सा उतरा। बहुत शौक है तुम्हें महान बनने का मेरा प्यार, तुम्हें समझ नहीं आता तो तुम्हें किसी और का कैसे होने दे सकती हूं मैं? कभी नहीं होने दूंगी आर्या, तुम मेरे नहीं तो किसी के नहीं। अजीब सा जुनून था इस वक्त उसकी आंखों में। भाग 159। गुड मॉर्निंग। छाया की आवाज सुनकर प्रणति का ध्यान उस पर गया। अदिति ने तिरछी नजर से पति को देखा, जो उसकी आवाज सुनकर नजर उठाकर उसे देखना नहीं भूला था। प्रणति उसके पास आ गई। गुड मॉर्निंग मैम, आप इस वक्त यहाँ? वो कमरे में है, आप वही चले जाइए, उसने जवाब दिया। छाया ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। वो वहां से अवयुक्त के कमरे की तरफ जाने लगी। ये यहाँ क्यों आने लगी है अब? अदिति की आवाज सुनकर छाया के कदम एक पल के लिए रुके, पर उसे नजरअंदाज करके वो वहां से सीढ़ी चढ़ती हुई चली गई। अदिति, ये क्या तरीका है बात करने का? रजनी जी ने दबी आवाज में बहू को सुनाया। वो उनकी बात सुनकर चुप रहने की जगह एक बार फिर से बोली, सॉरी मम्मी जी, पर मैं कोई हिस्ट्री रिपीट नहीं होने देने वाली। वीरेश ने उसे घूरा, जबकि उसकी बात का इशारा टीस तरह था। वो सब समझ गए।
वैसे कमाल है जेठानी जी, आपको लव मैरिज करके भी अपने पति पर भरोसा नहीं और यहाँ जेठ जी को लगता है आप उनको आपसे ज्यादा प्रेम नहीं कर सकता। प्रणति ने अदिति की तरफ देखकर तंज कसा। वो दांत पीस कर उसे देखने लगी, जिस पर उसने एक बार फिर से कहा, और खुद की तुलना जिनसे कर रही है उनके पांव की धूल भी नहीं होंगी आप। ध्यान रखिएगा, माँ का जिक्र दोबारा नहीं होना चाहिए, वरना अपने देवर का गुस्सा आप मुझे ज्यादा जानती होंगी। रही बात छाया जी की, तो वो यहाँ अपने दोस्त से मिलने आए हैं, आपके पति से नहीं। इनसिक्योरिटी बहुत बेकार है आपकी। उसने जिस तरह से प्रतिमा जी का जिक्र किया, दादी माँ भावुक हो गई। अदिति दांत पीसकर उसने देखने लगी। ओह हेलो, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं, उनका और मेरा कंपैरिजन नहीं हो सकता, मैं किसी की तरह। बस बहुत मर्यादा में रहकर बात करिए। यशवर्धन जी चीखे। वो हिलती हुई चुप हो गई। प्रणति ने एक नजर उनको देखा, वो वहां से रसोई में चली गई। अभियुक्त के सामने बैठी छाया ने कुछ पेपर्स उसकी तरफ बढ़ा दिए। नयन की डिटेल्स, ऐसा कुछ खास उसके बारे में नहीं पता चला, पर एक बात पता चली मुझे। प्रणति ने विहान का ऑफिस ज्वाइन किया है क्या? छाया ने कहा, जिस पर अभियुक्त एक पल को चुप हुआ, फिर उसने सर हिला दिया। ओह गॉड, उसे पता है वो तेरा फ्रेंड है, कहीं बात में मिसअंडरस्टैंडिंग्स न बढ़ जाए, इसलिए मैं बीच में नहीं पढ़ रहा हूं। तुम बताओ क्या पता चला है? नयन के बारे में इंफॉर्मेशन है। जैसे तूने कहा था मैंने पता किया, वही सब नॉर्मल है। आर्यमन जीजू के पीछे काम के बहाने कई बार गई भी है, जिस बारे में मैंने बताया, और तुझे पता है पहले जो वो वीडियो आए हम तक, वो भी इसलिए क्योंकि उसे पता चल गया था हम उस पर नजर रख रहे हैं। बहुत चालू है ये औरत, सबको मिसगाइड कर रही है। छाया ने सारी बात बताई। यही बात थी जिसकी वजह से वो उससे मिलने यहाँ आई थी। अभियुक्त का चेहरा सख्त होने लगा। छोड़ूंगा नहीं मैं इसको। मत छोड़ना, पहले ये जो भी सारा रायता फैलाया है वो संभाल। जीजू से बदतमीजी की है तुमने, यू शुड टॉक टू हिम। छाया ने कहा, जिस पर अभियुक्त कुछ जवाब न दे सका। आर्यमन के साथ उसने एक बार नहीं बार बार बदतमीजी की थी, शर्मिंदगी उस पर हावी हो गई। हम अंदर आ सकते हैं? प्रणति ने धीरे से दरवाजा खटखटाकर कहा। वो उनकी कुछ बातें सुन चुकी थी, उसकी आवाज सुनकर उन दोनों की नजर उन पर पड़ी। आ जाओ, तुम्हारा ही कमरा है। छाया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो ट्रे लिए अंदर आ गई। उसने कप उठाकर उसे दिया और बोली, आप लोग बात कर रहे थे तभी पूछा हमने। इतनी पर्सनल नहीं थी बात, और होती भी तो तुम बीवी हो इसकी बराबर पूछ सकती हो। लगाम रखो इस पर, वरना ये एक्डू वैसे भी बहुत अकड़ दिखाता है। छाया ने अपने ही अंदाज में कहा, जिस पर प्रणति हल्का सा मुस्कुरा दी। अभियुक्त ने एक नजर उसे देखा, फिर नजर चुरा गया। वीरेश ब्लेजर पहनता हुआ अदिति को देखकर बोला, बहुत ही वाहियात हरकत की अहू आज तुमने। उस लड़की के सामने तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अभी की शादी को 5 महीने हुए होंगे और उसकी बीवी को देखो कैसे खड़ी रहती है उसके लिए, जबकि वो वहां था भी नहीं। तुमने बहुत डिसअपॉइंट किया है अहू। नाराजगी जताते पति की बात से उसे फर्क नहीं पड़ा। उसने चिढ़कर गुस्से से कहा, तो क्या चाहते हैं तुम्हारी लवर और एक्स मंगेतर का स्वागत करूं फूलों का हार लेकर, ताकि कल को तुम भी मेरे साथ वो करो जो तुम्हारे खानदान का रिवाज है? अदिति की बात सुनकर वीरेश ने गुस्से से उसे घूर कर कहा, ज्यादा बोल रही हो अब तुम, और अपने दिमाग को ठीक करो। 7-8 साल में अगर इतना भरोसा नहीं है तुम्हें तो तुम्हारे लिए जान भी दे दूं, तुम तब भी नहीं समझोगी। वीरेश गुस्से से निकला, पर अदिति को अब भी छाया के आने की परवाह थी। छाया जा रही थी, बाहर आई तो वीरेश गाड़ी में बैठता हुआ नजर आया। वो उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर जाने लगी। अगर तुम सोच रही हो बार बार घर आकर तुम वीर की लाइफ में जगह बना सकती हो, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। अदिति के तंज भरे शब्द सुनकर छाया रुकी, तब तक वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसको देखकर छाया ने जवाब दिया, और अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे हस्बैंड में मुझे थोड़ी सी भी दिलचस्पी है तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। अदिति वीरेश सिंह राठौर। हाँ, तभी अब तक इंतजार में कुंवारी बैठी हो। अदिति के तंज पर छाया ने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, क्योंकि मुझे किसी पति या पति के बाप के पैसों पर घमंड दिखाकर ऐश भरी जिंदगी जीने का कोई शौक नहीं है। अपने दम पर खड़े होने का हुनर रखती हूँ, तुम्हारे पति के इंतजार में नहीं बैठी। बस मुझसे नहीं होगा, कोई पसंद आ गया तो सारी हदें भूल जाना। वाई द वे, मैं क्यों समझ रही हूं तुम जैसी औरत नहीं समझेंगी अपने दम पर जीना क्या होता है। छाया ने जवाब दिया, और इस तरह से दिया कि वो तिलमिला उठी, लेकिन छाया को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो वहां से उसी तरह से निकल गई। पीछे अदिति बुरी तरह से तिलमिला उठी। रागिनी के साथ उर्वी शॉपिंग करने के लिए आ गई। जबरदस्ती वो उसे अपने साथ लेकर आई थी। ड्रेस देखती रागिनी ने कहा, भाभी ये लीजिए ना, आप पर अच्छा लगेगा, भाई का फेवरेट कलर है। उसकी बात पर उर्वी हल्का सा मुस्कुरा दी। शैतानी, बाद में अपनी ड्रेस देखिए आप। वो हंसकर अपने सारी ड्रेस लिए चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। उर्वी वहीं खड़ी रही। रागिनी ने जो कहा था वो ड्रेस उसने उठाया और देखने लगी।
आर्यमन जाने क्यों इस तरह से बर्ताव करता था, जितना वो उसका ध्यान रखता था उसके बाद परवाह नजर आ रही थी, फिर क्यों वो कभी कभी दायरे में सिमट जाता था। क्या चल रहा था उसके मन में? उर्वी इसी सोच में गुम थी, तभी आवाज आई, आर्या का फेवरेट कलर है पर तुम पर सूट नहीं करेगा। नयन की आवाज सुनती उर्वी ने जब उसे देखा वो कुछ असहज सी हो गई। नयन ने मुस्कुराते हुए वो ड्रेस लेनी चाहिए पर उर्वी ने छोड़ा नहीं, हम ले चुके हैं, दूसरी देख लीजिए। हम ले लो, आदत है छीन लेने की। नयन ने तंज कसा, जिस पर उर्वी ने कहा, आपकी किस्मत में जो नहीं उसके लिए हमसे लड़ने की जरूरत नहीं है आपको। वो वहां से हटकर दूसरी तरफ आ गई। इस सेक्शन में इस समय कोई नहीं था। नयन उसके पीछे आती हुई बोली, आर्या ने तो सब दिया तुम्हें, ऐसी लड़की से शादी की, अपना नाम दिया, इज्जत दी, सब दिया, तुम क्या दे पाओगी उसे पैसों के अलावा? आप होती कौन है हमारे बीच बोलने वाली? अपनी हद में रहिए नयन, हम आपकी तरह बदतमीजी नहीं करना चाहते। उर्वी ने उसकी बात को काटा। उसे गुस्सा आया पर नयन अब भी तंज से मुस्कुराए, नहीं तुम सच से भागोगी तो क्या करें? सच बताओ, क्या दे सकती हो आर्या को तुम? पैसे के अलावा कुछ दे पाओगी? ना प्यार, ना अपनी जिंदगी में पहला इंसान होना की जगह, ना औलाद। हाँ। उर्वी ने चौंक कर उसे देखा, जिस पर उसने कहा, ओह तुम्हें नहीं पता, सॉरी स्वीटहार्ट, हो सकता है आर्यमन को बोलने ना दिया गया हो, वो तो वैसे भी तुम पर बस एहसान करता आया है। खैर मुझे बुरा लगा, उस दिन अपनी माँ की वजह से डॉक्टर से मिलने आई रही थी, कॉरिडोर में सुना मैंने तुम्हारी दोस्त को ये कहते हुए। बेचारा आर्या बस आज तक सहता रहेगा। उसके कॉन्फिडेंस से पता चल रहा था इस समय वो झूठ नहीं बोल रही थी। कोई की आंखों के सामने पुरानी बातें किसी फ्लैशबैक के जैसे आने लगी। भाग 160। भाभी को पता नहीं क्या हो गया, मम्मा जब से चुप हो गई है, बोली नहीं, कुछ लिया भी नहीं, मैंने ही शॉपिंग की, रागिनी ने माँ से कहा। उसने कोशिश की, उसे बार बार पूछा भी, मगर वो चुप थी और वो गहरी चुप्पी अब जाकर टूटी। माँ हम कमरे में जा रहे हैं, सर में दर्द है थोड़ा। क्यों, क्या हुआ? अभी अभी जो आर्यमन आया ही था, उसने पूछा। उर्वी ने आर्यमन की ओर देखा, उसे देखते ही उसे नयन के कहे एक एक शब्द याद आने लगे। मैं भाभी को लेकर गई थी, उनका मूड फ्रेश हो जाएगा, पर वो लगता है थक गई, सॉरी भैया, रागिनी ने कहा, जिस पर आर्यमन के कुछ जवाब देता उससे पहले ही उसे उर्दी जाती हुई नजर आए। कुछ अजीब सा लगा उससे ये, जैसे वो अभी गई, कुछ ना कहना, यहां तक उसे देखा भी नहीं। आर्यमन तुम्हारी मासी की दवाएं लानी थी बेटा। हाँ माँ, लेकर आते हैं, हम बस वही पूछने आए थे, मासी ठीक है या डॉक्टर के पास लेकर ही चले? आर्यमन ने पूछा, जिस पर रवीना जी बहन के कमरे की तरफ चल दी, वो भी उनके पीछे आ गया। प्रणति काम खत्म कर ऑफिस से बाहर निकल रही थी, दरवाजे से बाहर निकलते हुए सामने से आ रहे शख्स से वो टकराते टकराते बची। उसने वक्त पर दरवाजे को थाम लिया, ऐसा करते हुए उसके बाल मुंह पर आए। मिंट कलर का कुर्ता उसने पैंट के साथ पहना हुआ था, गोरा चेहरा जरा सा नजर आया, उसकी आंखों में हल्का काजल था। बालों को ठीक कर हड़बड़ा कर बोली, सॉरी सॉरी, हमारा ध्यान नहीं गया। सामने खड़े विहान की नजर उस पर रुकी थी, वो उसकी एकदम ही होश में आया। उसकी आवाज सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिया, इट्स ओके, आपकी तारीफ, हमें आदत नहीं अपनी तारीफ करने की, प्रणति ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, और अपना बैग संभाले बिना रुके वो वहां से आगे बढ़ गई। विहान के चेहरे पर जो हल्की सी मुस्कान बनी थी वो बनी रही। प्रणति को आगे तक जाते देखता रहा। खूबसूरत है, अलग सी लगी विहान शेखावत को देखकर। मैडम, रुकना तो दूर देखा तक नहीं, विहान ने अपने आप में ही कहा। अपने बालों को सेट कर वो अंदर आया। आज वो काफी दिन बाद यहाँ आया था। जो लोग जा रहे थे उसे ग्रीट करके रुके, बाकी जो थे वो भी उसे ग्रीट कर रहे थे। विहान वहां से सीधा अपने केबिन की तरफ बढ़ा। पूजा कम, उसने आवाज दी। वो एचआर सीधा उसके केबिन की तरफ आने लगी। जैसे ही वो उसके पीछे अंदर आए, विहान ने पूछा, कोई न्यू ज्वाइनिंग है? नहीं सर, वो हाँ, एक लड़की है, प्रणति श्रीवास्तव, उसने ज्वाइन किया है। पूजा के कहते ही विहान की आंखों के सामने एक बार फिर से पूजा का चेहरा आ गया। उसका चेहरा उसकी आंखों के सामने आया तो होठों पर एक मुस्कान भी आ गई। हम फाइल और इन्फॉर्मेशन भेजो उनकी। ओके, मैं भेजती हूँ सर। वो लड़की बहुत एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है पर काम अच्छा करती है, पूजा ने उसकी तारीफ में कहा। विहान ने हल्के से सर हिला दिया, कुछ बोला नहीं। एक बार फिर उसका चेहरा आंखों के सामने आ गया। अभियुक्त की गाड़ी रुकती देखकर प्रणति जो फुटपाथ पर रुकी हुई थी वो चौंकी। खिड़की का शीशा नीचे हुआ, बैठो, उसकी आवाज सर्द रही। प्रणति ने होठों को दबाया, फिर वो अंदर आ गई। उसके बैठते ही अभियुक्त ने कार आगे बढ़ा दी। वो सामने देख रहा था पर प्रणति जरूर उसे ही देख रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, ऑटो से आ रहे थे हम, वो चेंज करना पड़ता है यहाँ से, तभी वेट कर रहे थे। तुम कॉल कर सकती थी मुझे, देर हो रही थी तो सोचा था, पर हमें लगा आप बिजी होंगे, उसने कुछ धीमी आवाज में कहा। अभियुक्त जो अब तक सामने देखकर कार ड्राइव कर रहा था, उसने उसकी ओर देखा। बिजी हूँ इसका ये मतलब नहीं, वक्त नहीं, तुम्हारे लिए फ्री हूँ मैं।
बस एक कॉल करना था। उसकी आंखों में देखती प्रणति चुप सी हो गई। वो एकदम उसकी आंखों में देखती रही। ये शख्स कुछ बदला सा लगा, जो सीधे मुंह बिना अकड़ के उससे बात तक नहीं करता था। उसका ये कहना उसके लिए बड़ा था। आपके अपने काम नहीं है क्या? मुझे कैसे मैनेज करना है वो मैं सोच लूंगा। जब भी लगे कॉल कर दिया करो, समझी? प्रणति की ओर देखते अभियुक्त ने अब भी उसी तरह से जवाब दिया। वो भी उसकी ओर देखती रही, जो अब सामने देखकर कार ड्राइव कर रहा था। प्रणति के साथ वो घर पहुंचा। सुनो। वो घर के अंदर जाने लगी थी, पर उसने आवाज दी। प्रणति ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। गाड़ी से बाहर आता अभियुक्त उसके पास आ गया। आज सुबह कुछ हुआ था? अभियुक्त ने पूछा, जिस पर उसने जवाब दिया, कुछ खास नहीं, बस अदिति जी को आदत है, वही छाया मैम को कह रही थी उसका दिया था। गलत बात है कितनी? यही आदत होती है कुछ लोगों की, बोलने से पहले सोचते तक नहीं। और उनकी तो शादी को इतना समय हो गया। छाया मैम की बात छोड़ो, अपने पति पर तो यकीन कर सकती है। अभियुक्त के सामने वीरेश ने कहा था, उसकी बीवी को उस पर जो भरोसा है, जैसे वो समझती है इस मामले में वो लक्की है। तभी उसने पूछा था। अब उसे समझ आया उसकी बात का मतलब। वो दोनों अंदर आ गए। आर्यमन दोबारा जब घर आया, नजरों ने उसे तलाशा। आसपास उर्वी कहीं नहीं थी। उसने पूछना चाहा, मगर उससे पहले ही रवीना जी ने कहा, आप खाना खा लीजिए। उर्वी का मन नहीं ठीक था, उनको नारियल पानी पिलाया था। खाना नहीं खाएंगी? जी। आर्यमन का ध्यान फिर से उस पर गया। शायद वो थक गई थी, ये सोचकर उसने भी खुद को शांत किया। उर्वी अपने कमरे में थी। बालकनी से लगकर दीवार पर उसने अपना सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। नयन के शब्द जैसे एक बार फिर से उसके कानों में गूंज उठे। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहकर गालों तक आ गई। दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। आर्यमन कमरे में आया, उसे तलाशा, जो वो बालकनी में नजर आए। उसको देखकर वो उसके पास आ गया। उर्वी। उसकी आवाज सुनकर अपना सिर दीवार से हटाकर वो सीधी खड़ी हुई। ठीक है, आप? हमें क्या होगा? उसने जवाब दिया। उसका अंदाज आर्यमन को कुछ अजीब ही लगा। जब उसके पास आकर उसने उसकी आंखों में देखा, तो उसकी आंखों को देखकर कहा, रो रही थी आप? क्या हो गया? क्या हुआ उर्वी? वो उसके लिए परेशान हुआ, पर उर्वी वो हल्का सा मुस्कुरा दी। अब कौन से एहसान बाकी है? उसकी बात का मतलब उसकी समझ से बाहर था। वो उसे नासमझी से देख रहा था। उर्वी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अब क्या कहा हमारे पापा ने? किसने खरीदने की कोशिश की आपको? क्या हो गया है? सीधे बात करिए उर्वी। आर्यमन को समझ नहीं आ रहा था उसे क्या हुआ था। नहीं हुआ कुछ भी, कुछ नहीं हुआ, मुस्कुराकर उसने जवाब दिया था। मगर आर्यमन के मन में खटक गया था। उसका रवैया ही बहुत कुछ कह गया।